अब शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से हमारे पहले ट्रांजैक्शन से। और हमारा पहला ट्रांजैक्शन क्या है? इंपोर्ट ऑफ गुड्स। सभी जने मेरे साथ साथ मेरे हर एक सवाल का क्या देंगे? जवाब देंगे और मेरे साथ साथ एनालिसिस करके चलेंगे। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज द फर्स्ट ट्रांजैक्शन। फटाफट से आप सभी के सामने आ रहा है पहला सवाल। सभी जने बताएंगे मुझे कि सर यहां पर गुड्स इन्वॉल्व्ड है या यहां पर सर्विसेज इन्वॉल्व्ड है। सर इसमें क्या पूछने वाली बात है? दिखाई दे रहा है इंपोर्ट ऑफ गुड्स आपने खुद ने लिखा है, तो डेफिनेटली यहां पर गुड्स ही इन्वॉल्व्ड होगा। फटाफट से मुझे सेक्शन भी रिवाइज करवा दो यार। गुड्स कहां पर डिफाइंड था? सेक्शन 2 क्लॉज 52। फटाफट से रिवाइज करा दो। सेक्शन 2 क्लॉज 52 में डिफाइंड था। दूसरे नंबर पे पूछता है पूरा भारत कि सर क्या ये ट्रांजैक्शन सप्लाई बनेगा? क्या ये ट्रांजैक्शन सप्लाई बनेगा? तो मैंने कहा जी साहब पहले थोड़ा सा ट्रांजैक्शन देख तो लें कि ट्रांजैक्शन है क्या। इंपोर्ट ऑफ गुड्स तो समझ में आ गया, लेकिन एक एग्जांपल क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने कहा जी साहब फॉर एग्जांपल एप्पल इंक एक कंपनी है, कहां लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये आपके पास यूएसए में लोकेटेड है। दूसरी तरफ है मेरा भारत महान, जहां पर एप्पल प्राइवेट लिमिटेड, एप्पल प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी यहां पर एस्टेब्लिश्ड है। एक कंपनी यहां पर एस्टेब्लिश्ड है जिसका नाम है एप्पल प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, ये तो आप केस बना रहे हो, यहां क्या दिक्कत आ सकती है? मैंने कहा कि एप्पल प्राइवेट लिमिटेड कहां है? इंडिया में। चलो यहां पर नाम दे देते हैं। ये है INDI, ये इंडिया, और ये है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब हुआ ऐसा साहब कि एप्पल प्राइवेट लिमिटेड को इंडिया में आई है एप्पल आईफोन्स की डिमांड, तो उसको चाहिए एप्पल आईफोन्स। और क्योंकि एप्पल आईफोन्स इंडिया में तो बनते नहीं है साहब, हम ये मान के चल रहे साहब यूएसए में बनते होंगे, उनका मैन्युफैक्चरिंग यूएसए में होता होगा। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है प्रैक्टिकली यूएसए में होता हो, जरूरी नहीं है कि यूएसए में होता हो सकता है चाइना में होता हो या कहीं और उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो। तो मैं तो ये कहता हूं कि साहब इन्होंने ऑर्डर प्लेस कर दिया किसके ऊपर? इन्होंने ऑर्डर प्लेस कर दिया एप्पल इनकॉर्पोरेशन के ऊपर। कितने का? 1 लाख एप्पल आईफोन्स का। 1 लाख आईफोन्स यहां पर इंडिया की जो कंपनी है एप्पल प्राइवेट लिमिटेड वो प्लेस करती है एप्पल इनकॉर्पोरेशन के ऊपर, और बदले में एप्पल इनकॉर्पोरेशन एप्पल प्राइवेट लिमिटेड को, यहां पर आप कोई भी दो एंटिटीज ले सकते हो, वो दिक्कत की बात नहीं है। मैंने सिर्फ एग्जांपल समझाने के लिए, इंपोर्ट ऑफ गुड्स का केस समझाने के लिए यहां पर ये दो कंपनीज ली हैं। ठीक है, हाँ जी सर ठीक है। तो यहां पर 1 लाख का क्या हो जाता है दोस्त? डिलीवरी हो जाती है। 1 लाख आईफोन्स की डिलीवरी एप्पल इनकॉर्पोरेशन एप्पल प्राइवेट लिमिटेड को कर देता है। ये बन गया आपका इंपोर्ट ऑफ गुड्स। विदेश से गुड्स हमारे देश में आ रहा है, जनरली उसे ही इंपोर्ट ऑफ गुड्स कहा जाता है। अगर आपको याद हो तो आप जाके इंपोर्ट ऑफ गुड्स की डेफिनेशन भी देख सकते हो। मैंने आपको पढ़ाया था डेफिनेशन चैप्टर के टाइम पर IGST एक्ट के अंदर, जहां पर मैंने आपको बताया था कि ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। क्या डेफिनेशन बताई थी? ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। विदेश से अगर देश में माल लेकर आ रहे हो तो इन इट्स ग्रामेटिकल सेंस वो इंपोर्ट ऑफ गुड्स कहलाएगा। ओके सर, तो सप्लाई बनेगा कि नहीं बनेगा, मुद्दा तो ये था हमारा कि ये सप्लाई बनेगा कि नहीं बनेगा। अब देखो साहब करते हैं एनालिसिस, क्योंकि एनालिसिस करने के लिए ही हम जाने जाते हैं। सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 सप्लाई अंडर CGST एक्ट, सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए। क्लॉज ए क्या बोला गया है दोस्त? बोला गया है ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, ट्रांसफर, लीज, डिस्पोजल, लाइसेंस which is carried in the course or furtherance of business with consideration। ऐसा ही कुछ बोला गया है क्लॉज ए में। हाँ जी सर ऐसा ही कुछ बोला गया है। देखो वहां पर बोला गया ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, लाइसेंस। मुझे एक बात बताओ, इन शब्दों को पढ़कर आपको क्या फील आ रही है? बेचने की फील आ रही है या खरीदने की फील आ रही है? यह मैं जानना चाहता हूं कि जब हम सप्लाई वर्ड को पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं तो फील क्या आती है? व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई? सप्लाई से फील होता है सप्लायर। जब भी हम सप्लाई पढ़ते हैं तो हमारे बैक
इन द माइंड, जो दिमाग में इंसान रहता है वो रहता है सप्लायर। क्यों भैया, वर्ड यूज आप कर रहे हो सेल, आप परचेज वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं भाई साहब। आपने परचेज नहीं लिखा है, आपने ट्रांसफर, तो ट्रांसफर में ट्रांसफरर नजर आएगा क्योंकि ट्रांसफरर ने ट्रांसफर किया, ट्रांसफ्री नजर नहीं आएगा जो उस ट्रांसफर को एक्सेप्ट कर रहा है। जो वहां पर परचेजर है वो कभी भी नजर नहीं आएगा। तो जब हम सप्लाई को टेक्निकली देखते हैं तो सेल वर्ड से शुरुआत होती है, तो हमारे दिमाग में ये आता है भैया बेचने की बात हो रही है, खरीदने की बात नहीं हो रही है। तो विद कंसीडरेशन बेचा जा रहा है, विद कंसीडरेशन खरीदने की बात सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 नहीं करता, वो बेचने की बात करता है। तो मुझे बताओ हमारा ट्रांजैक्शन क्या कर रहा है, हमारे ट्रांजैक्शन में सेल हो रही है या परचेज? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू डिटरमाइन। ये बात पकड़ ली दोस्त तो बात समझ में आ जाएगी। इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स है। इंपोर्ट यानी मंगा रहे हो यानी खरीद रहे हो, खरीदा होगा तभी मंगाया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक्सपोर्ट नहीं है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है भेजना, और भेजते कब हैं? जब बेचते हैं। जब बेचते हैं तो भेजते हैं, जब खरीदते हैं तो मंगवाते हैं। तो ये केस भैया खरीदने का दिखाई दे रहा है। मैंने इंपोर्ट लिखा, एक्सपोर्ट नहीं लिखा। यानी कि यहां पर जो एप्पल प्राइवेट लिमिटेड है, मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। मेरे कैमरे का जो फोकस है वो एप्पल प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर है, ना कि एप्पल इनकॉर्पोरेशन के ऊपर। और देखो भैया कॉमन सेंस भी यही बोलता है कि भैया मैं तो इंडिया में बैठा हूं ना, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन जीएसटी, इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो बात भी किसकी होगी? इंडिया वाली कंपनी की तो बात करूंगा ना। मैं अपने जीएसटी के प्रोविजन किस पर एप्लीकेबल करवा सकता हूं? सिर्फ और सिर्फ इंडिया की कंपनी के ऊपर, दैट इज द एप्पल प्राइवेट लिमिटेड। तो एप्पल प्राइवेट लिमिटेड आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर रहा है? सेल कर रहा है या परचेस कर रहा है? सप्लाई कर रहा है क्या? नहीं कर रहा, सप्लाई नहीं कर रहा। सप्लाई कौन कर रहा है? सप्लाई कर रहा है एप्पल इनकॉर्पोरेशन, जो लोकेटेड है आउटसाइड इंडिया। सप्लाई वो कर रहा है। तो टेक्निकली क्या ये सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए में आपके पास में सप्लाई बनेगा? द आंसर इज नो। सर क्लॉज बी चेक कर लेते हैं। तो क्लॉज बी में आप खुद देखो, स्पेसिफिकली बोला उन्होंने इंपोर्ट ऑफ सर्विस। और याद करो जब मैंने आपको सप्लाई चैप्टर पढ़ाया था, सेक्शन 7 पढ़ाया था, तो डायग्राम बना के दिया था। और इस डायग्राम में मैंने कहा है साहब डायग्राम हमारे एक्सक्लूसिव होते हैं, डायग्राम हमारे जो होते हैं उसका कोई ब्रेक ही नहीं है साहब, रिकॉर्डेबल काम है वो हमारा, उसका कोई तोड़ नहीं है किसी के भी पास। द बेस्ट डायग्राम्स जो मैं बना के देता हूं आपको, उसमें पूरा इंटरप्रिटेशन इंक्लूड हो जाता है लॉ का। ऐसा नहीं है डायग्राम बना दी तो लॉ की लैंग्वेज मैंने ब्रेक कर दी, नहीं साहब। लॉ की लैंग्वेज को ही मैं डायग्राम में इंकॉर्पोरेट करता हूं, एनालिसिस इस तरीके से होता है। और आप चाहो जाके देख लो, वहां पर मैंने आपको बताया है कि सिर्फ एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जो परचेज नेचर का होने के बावजूद सप्लाई की डेफिनेशन में स्पेसिफिकली इंक्लूड किया गया है, और वो है क्लॉज बी, दैट इज इंपोर्ट ऑफ सर्विस। वहां पर उन्होंने स्पेसिफिकली बोला इंपोर्ट ऑफ सर्विस, यानी कि खरीद रहे हो, खरीदना भी सप्लाई माना जाएगा, लेकिन सर्विस बोला, गुड्स नहीं बोला। अगर इंपोर्ट ऑफ गुड्स बोला होता ना तो मैं मान लेता हाँ जी साहब जीएसटी में वो सप्लाई बन रहा है, जो ट्रांजैक्शन हमारा चल रहा है इंपोर्ट ऑफ गुड्स। लेकिन नहीं, वहां क्या लिखा है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस लिखा है। तो इंक्लूड तो करा परचेस को भी, परचेस को भी सप्लाई की डेफिनेशन में इंक्लूड तो करा, लेकिन परचेस किसकी? सर्विस की, और वो भी इंपोर्ट नेचर की। तो साहब क्लॉज बी से भी बात नहीं बनती, क्लॉज सी पे आ जाओ साहब, विदाउट कंसीडरेशन। वो तो मुद्दा ही नहीं है हमारा, क्योंकि यहां पर एप्पल प्राइवेट लिमिटेड पैसा देकर 1 लाख आईफोन्स अपनी फॉरेन कंपनी से खरीद रहा है। तो इसलिए मामला तो विद कंसीडरेशन का है, तो क्लॉज सी आपका यहां पर एप्लीकेबल हो नहीं पाएगा। तो जो रिजल्ट निकलता है इस इंटरप्रिटेशन का, वो क्या निकलता है? जो निष्कर्ष हमने निकाला वो ये निकाला साहब कि ये आपके पास सप्लाई नहीं बनेगा सीजीएसटी एक्ट के अंदर, यानी जीएसटी के अंदर। क्योंकि सीजीएसटी एक्ट में नहीं बना तो फिर आईजीएसटी एक्ट में भी नहीं बनेगा, क्योंकि सीजीएसटी एक्ट के प्रोविजंस आईजीएसटी एक्ट में एज इट इज अप्लाई होते हैं थ्रू सेक्शन 20 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। सेक्शन 20 आईजीएसटी एक्ट का ये बोलता है कि जितने भी प्रोविजंस हैं एसजीएसटी एक्ट के, जिनके रिगार्डिंग आईजीएसटी एक्ट में स्पेसिफिकली कुछ नहीं बोल रखा, वो एज इट इज अप्लाई होंगे आईजीएसटी एक्ट में, वाइड सेक्शन नंबर 20 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। तो अगर सीजीएसटी एक्ट में आपके पास सप्लाई नहीं बना तो आईजीएसटी एक्ट में भी सप्लाई नहीं बना, यानी कि जीएसटी के अंदर सप्लाई नहीं बना। तो साहब एक बात तो क्लियर हो गई कि आप परचेस ऑफ गुड्स को जीएसटी के अंदर सप्लाई नहीं बना सकते। परचेस ऑफ गुड्स, वो भी कौन सा वाला? इंपोर्ट नेचर का, जहां आप परचेस कर रहे हो विदेश से, क्या वो हमारे पास जीएसटी के अंदर सप्लाई बनेगा? द आंसर इज नो। अब आप सभी खुश हो जाएंगे साहब
क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा रखा है आपको कि अगर सप्लाई नहीं बना तो ट्रांजैक्शन जीएसटी से बाहर हो जाएगा, नहीं लगेगा उस पर जीएसटी। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त, इसको सप्लाई बनाया गवर्नमेंट ने और गवर्नमेंट को सप्लाई बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप जब कस्टम्स में जाएंगे, जब मैं आपको कस्टम्स पढ़ाऊंगा तो आप कोरिलेट करके उस चीज को समझ पाएंगे कि पहले के टाइम पे क्या होता था, वैट होता था, तो वैट वहां लेवी होता था, इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर वैट लेवी होता था, तो यहां पर जीएसटी भी लेवी करना पड़ेगा। लेकिन सर सप्लाई तो बन ही नहीं रहा, तो आखिर कैसे हम इसे आगे प्रोसेस करें ट्रांजेक्शन को जीएसटी के अंदर? तो दोस्तों एक आर्टिकल आप सभी को याद दिलाना चाहूंगा, जो हमने चैप्टर नंबर 1 जब हमने पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ जीएसटी, चैप्टर 1 में पढ़ा था, तो वहां पर मैंने आपको एक आर्टिकल पढ़ाया था, आर्टिकल नंबर 269 कैपिटल ए। याद करिए 269 कैपिटल ए, उसका जो क्लॉज फर्स्ट था उसी के अंदर, उस क्लॉज फर्स्ट के अंदर ही आपको ये चीज मैंने पढ़ाई थी, जो अब हम एक साथ वापस से रीड करेंगे। आइए सभी आप सब मेरे साथ बुक पर, और वो क्लॉज मैं आपको एज इट इज बेसिस पे दिखाता हूं और याद कराता हूं। ये रहा आर्टिकल नंबर 269 कैपिटल ए, क्लॉज फर्स्ट क्या बोलता है? वो बोलता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑन सप्लाईज इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है साहब, सेंट्रल गवर्नमेंट इंटर स्टेट के केस में जो जीएसटी है वो लेवी करके और कलेक्ट करके चलेगी, यानी कि आईजीएसटी एक्ट की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। shall be apportioned and such tax shall be apportioned between the union and the states in the manner as provided by parliament। और इस तरह के टैक्स को बांट दिया जाएगा दोनों के बीच में। जो आईजीएसटी एक्ट है उसके दो टुकड़े कर दिए जाएंगे, एक सीजीएसटी एक एसजीएसटी, और अकॉर्डिंगली सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाएगा इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के द्वारा जो मैनर बनाया जाएगा उसके अंदर इसे बांट दिया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां तक आगे देखिए साहब, एक एक्सप्लेनेशन आ रही है और यही एक्सप्लेनेशन तस्वीर बदल देगी, पिक्चर बदल देगी, हालात बदल देगी, जज्बात बदल देगी आपके और इस ट्रांजैक्शन के, जिसे हम कह रहे हैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स। देखिए साहब क्या लिखा है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ in the course of import into the territory of India shall be deemed to be supply to be supply of goods or services or both in the course of interstate trade और कॉमर्स। इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स, देखिए साहब दो बातें बोल दी यहां पर आर्टिकल नंबर 269 कैपिटल ए का सहारा लेकर, और वो दो बातें क्या बोल दी कि जो गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई इंपोर्ट बन रही है इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, उसे हम सप्लाई मान लेंगे। डीमिंग प्रोविजन का इस्तेमाल कर कर सप्लाई बना दिया, क्योंकि इन्हें पता है कि साहब सीजीएसटी एक्ट से वो सप्लाई नहीं बनेगा। हमने जो सेक्शन 7 में डेफिनेशन दी है वहां से वो सप्लाई नहीं बनेगा, तो इन्होंने आर्टिकल में एक्सप्लेनेशन डालकर डीमिंग बेसिस पे उस ट्रांजैक्शन को, इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज को क्या बना दिया, सप्लाई बना दिया। हालांकि इंपोर्ट ऑफ सर्विस स्पेसिफिकली सप्लाई बन रहा है सेक्शन 7 में, हम देख कर आए अभी सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, लेकिन यहां पर उसे अफर्म कर दिया। लेकिन हमारा मुद्दा तो यहां पर इंपोर्ट ऑफ गुड्स को लेकर था, तो वहां पर डीमिंग प्रोविजन लगाया और क्या बोल दिया, डीम्ड टू बी सप्लाई बोल दिया। और वो भी कैसे, इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। देखो क्या लिखा, ट्रेड और कॉमर्स, क्या लिखा, ट्रेड और कॉमर्स। इंटर स्टेट सप्लाई नहीं बोला, इंटर स्टेट सप्लाई नहीं बोला, इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स बोला। और यही चीज अभी आगे मैं आपको दिखाने भी वाला हूं कि इससे फर्क क्या पड़ेगा। ये ट्रेड और कॉमर्स वर्ड का यूज करा, इंटरस्टेट सप्लाई नहीं बोला, इससे फर्क क्या पड़ेगा वो भी हम देखेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको ये समझना है कि क्या सप्लाई बनेगा, जवाब है हाँ सप्लाई बनेगा। लेकिन ये सप्लाई सर आपके सेक्शन 7 से नहीं, आर्टिकल नंबर 269 कैपिटल ए से सप्लाई बनेगा। तो जो दो सवाल थे हमारे, उन दोनों सवालों को अच्छे से हमने समझा। पहला सवाल था हमारा कि सर क्या गुड्स और सर्विस दोनों में से क्या बन रहा है, तो साहब सीधी सीधी सी बात है, गुड्स की बात हो रही, गुड्स बन रहा है, सप्लाई बन रहा है क्या, हाँ जी साहब सप्लाई बन रहा है। लेकिन आर्टिकल नंबर 269 कैपिटल ए, क्या नोट डाउन कर दिया जाए यहां पर, हाँ जी सर, आर्टिकल नंबर 269 कैपिटल ए की जो एक्सप्लेनेशन है, उस एक्सप्लेनेशन से यहां पर सप्लाई बना दिया गया। तो हम टिक कर सकते हैं कि हाँ साहब सप्लाई तो बन रहा है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे कि सप्लाई तो बना साहब, तो सप्लाई किसकी बन रहा है, इंट्रा बन रहा है कि इंटर बन रहा है। नेचर ऑफ सप्लाई याद करिए, एक चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 8, सेक्शन नंबर 9।
इंटर स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई, सप्लाई इन द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, एक चैप्टर आया था, सिर्फ 3 ही सेक्शन थे उस चैप्टर में, नेचर ऑफ सप्लाई, उसकी बात करेंगे। तो सप्लाई बन गया तो पूछता है पूरा भारत कि ये इंटर स्टेट बन रहा है, ये इंटर स्टेट बन रहा है या ये आपके पास इंट्रा स्टेट बन रहा है। अब शुरू होगा असली एनालिसिस। तो आइए साहब देखते हैं कि इंटर स्टेट बनेगा कि इंट्रा स्टेट बनेगा। आधे जनों ने यहां पर जवाब दे दिया, बहुत ही शानदार जवाब। सर आपने ही तो बताया अभी अभी आर्टिकल नंबर 269 कैपिटल ए के अंदर, देखिए साहब ये लिखा हुआ है इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। क्या लिखा है? इंटर स्टेट लिखा है सर। तो ये चीज भी यहां पर आर्टिकल ने ही अफर्म कर दी कि साहब ना ही केवल सप्लाई बन रहा है बल्कि इंटर स्टेट सप्लाई भी बन रहा है। लेकिन मैं थोड़ा सा और एम्फेसिस डालकर ये चेक करना चाहता हूं कि क्या हमारे सीजीएसटी एक्ट में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन है क्या जो ये बोलता है कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स इंटर स्टेट सप्लाई बनेगा। तो आप सभी को पता है इंटर स्टेट के लिए हमारे पास सेक्शन आता है सेक्शन 7, मैंने आपको याद भी कराया था, सेक्शन 7 इंटर स्टेट के लिए, 8 इंटर स्टेट के लिए और 9 टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया के लिए। तो देखें साहब सेक्शन नंबर 7 और सब सेक्शन नंबर 2, ये रहा सेक्शन 7 सब सेक्शन 2। क्या लिखा है? सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्या बोला? सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया टिल दे क्रॉस द कस्टम फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया शैल बी ट्रीटेड टू बी अ सप्लाई ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। और देखिए साहब यहां पर भी जो वर्ड्स यूज किए गए हैं वो किए गए हैं ट्रेड और कॉमर्स। क्या वर्ड्स यूज किए गए हैं? ट्रेड और कॉमर्स। इंटर स्टेट सप्लाई नहीं बोल रहे ये लोग इंटर स्टेट सप्लाई नहीं बोल रहे, इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 भी इस बात को क्या करता है साहब? अफर्म करता है कि हां अगर गुड्स इंपोर्ट किए जा रहे हैं इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया टिल दे क्रॉस द कस्टम फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया, क्या माना जाएगा? इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स माना जाएगा। तो बात तो समझ में आ गई सर कि इंटर स्टेट बनेगा। तो जो मुद्दा था लड़ाई का हमारा कि साहब नेचर ऑफ सप्लाई क्या है, तो नेचर ऑफ सप्लाई यहां पर सेक्शन 7 सब सेक्शन 2, क्या बोला? सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 से क्लियर हो जाता है कि ये तो साहब इंटर स्टेट बनेगा, गुड्स की बात हो रही है, बिल्कुल सही है। अब मुझे एक बात बताइए कि जब हमने तीनों चीजें चेक कर ली, गुड्स है या सर्विस है, सप्लाई बनेगा नहीं बनेगा, सप्लाई का नेचर क्या हुआ, तो आगे चल के फटाफट से हम डिटरमाइन करेंगे कि चार्जेबिलिटी कौन से सेक्शन में आएगी। और जैसा कि हमने देखा इंटर स्टेट है, तो इंटर स्टेट बोलते ही हमें रेफर करना है आईजीएसटी एक्ट को, क्योंकि इंटर स्टेट के केस में आईजीएसटी लेवी होता है। अभी अभी देखा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर है लेवी करने की और कलेक्ट करने की, तो वहां पर आपके पास आता है आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन नंबर 5। सभी जने मुझे बताएंगे कौन सा सेक्शन आता है? सेक्शन नंबर 5। और सेक्शन नंबर 5 क्या बोलता है? वही बात बोलता है जो हमारा सेक्शन नंबर 9 बोलता था। फर्क इतना सा है कि जो 9 चार्जिंग सेक्शन था सीजीएसटी एक्ट में वो इंट्रा स्टेट शब्द का इस्तेमाल करता था, और जो सेक्शन 5 है आईजीएसटी एक्ट में वो इंटर स्टेट वर्ड का इस्तेमाल करता है। तो देखेंगे साहब फटाफट से चार्जिंग सेक्शन को, सेक्शन 5। अब देखो साहब क्या बोला कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2, ठीक है उसको छोड़ो, देयर शैल बी लेविड अ टैक्स कॉल्ड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑन ऑल इंटर स्टेट सप्लाईज, ऑन ऑल इंटर स्टेट सप्लाईज, ऑन ऑल इंटर स्टेट सप्लाईज। बस आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एक टैक्स लगाया जाएगा, एक टैक्स लगाया जाएगा, देयर शैल बी लेविड अ टैक्स, जिसका नाम होगा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। किस पे लगाया जाएगा मेरे दोस्तों? ऑन ऑल इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ऑन ऑल इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। क्या मुझे आप सभी बताएंगे जो ट्रांजेक्शन हमने देखा इंपोर्ट ऑफ गुड, जो सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 अभी अभी ऊपर देखकर आया हूं, इंटर स्टेट तो बना था, लेकिन क्या ये इंटर स्टेट सप्लाई बना था या इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स लिखा हुआ था? मैं बार बार ट्रेड और कॉमर्स वर्ड पे इसलिए फोकस कर रहा था क्योंकि इन्होंने इंटर स्टेट सप्लाई नहीं बोला, और लॉ में कहीं कहीं हमें लिटरल इंटरप्रिटेशन पकड़ना पड़ता है, वर्ड टू वर्ड लैंग्वेज पकड़नी पड़ती है। इसलिए यहां पर मैं पकड़ रहा हूं कि सेक्शन 5 का सबसेक्शन 1 तभी अप्लाई हो सकता है माय डियर जब इंटर स्टेट सप्लाई हो। हमने देखा सप्लाई नहीं बना था ये सीजीएसटी एक्ट में, तो सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन चार्ज नहीं कर सकता इसके ऊपर टैक्स। बात को समझो, जो ये सप्लाई बना है वो आर्टिकल 269 कैपिटल ए की पावर से बना है, ना कि सेक्शन 7 की पावर से। तो जो आर्टिकल में सप्लाई बन रहा है उस पर हमारा आईजीएसटी एक्ट जीएसटी लेवी नहीं कर सकता। वो सिर्फ नेचर बताया उसने कि सब इंटरेस्टेड बन रहा है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में सिर्फ नेचर बता के उसने डाइवर्ट कर दिया आपको सेक्शन 5 पर, क्योंकि वो आपको आईजीएसटी के सेक्शन
5 तक ले जाना चाहता था। मैं बताऊंगा क्यों ले जाना चाहता था, क्योंकि कुछ है इस सेक्शन में जो अभी मैं आपको नहीं पढ़ाया, जो अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा हमारा। लेकिन पहले ड्राफ्टिंग समझो, लॉ मेकर ने लॉ को ड्राफ्ट कैसे किया, सप्लाई बनाया आर्टिकल के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो दिखती बात है, जिसको सप्लाई कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है, एक्ट उस पर चार्ज नहीं कर सकता, लेवी नहीं कर सकता जीएसटी, क्योंकि वो एक्ट के अंदर सप्लाई नहीं बन रहा, सेक्शन 7 से सप्लाई नहीं बन रहा। तो साहब इन्होंने क्या करा, इंटर स्टेट की बात छेड़ी। क्यों? क्योंकि हमको आईजीएसटी एक्ट में ले जाना चाहते थे। तो हमको बात समझ में आ गई साहब कि ठीक है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स है। सर चैप्टर 1 में भी आपने पढ़ाया था कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को इंटर स्टेट बोल के चलेंगे। तो ये बात तो हमें उसी वक्त समझ में आ गई थी कि अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात हो रही है, तो बनेगा तो इंटर स्टेट। और यही बात अफर्म करती सेक्शन 7 के सबसेक्शन 2 ने, इंपोर्ट ऑफ गुड्स है इंटर स्टेट मानेंगे, लेकिन इंटर स्टेट सप्लाई नहीं बोला, इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स बोला। जबकि चार्जिंग सेक्शन के अंदर जो वर्ड्स यूज हुए हैं वो हुए हैं इंटर स्टेट सप्लाई, ना कि इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। तो एक बात तो पक्की साहब, इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स के केस में इंटर स्टेट सप्लाई नहीं माना जा सकता, और इसलिए इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स के केस में सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 से लेवी क्रिएट नहीं किया जा सकता। और इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, आप देखेंगे जब सेक्शन नंबर 5 सब सेक्शन नंबर 1 का प्रोवाइजो, फर्स्ट एंड द ओनली प्रोवाइजो, तो आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सभी जने मेरे साथ रीड करके चलेंगे। इस प्रोवाइजो के जो बोलता है, प्रोवाइडेड दैट द इंटीग्रेटेड टैक्स on goods imported into India, the integrated tax on goods imported into India shall be levied and collected in accordance with the provisions of Section 3 of the Customs Tariff Act 1975 on the value determined under the said act at the point when the duties of customs are levied under Section 12 of the Customs Act 1962. वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोवाइजो, क्योंकि इसी प्रोवाइजो ने सारा का सारा खेल बदल के रख दिया और हमारे जो इंटरप्रिटेशन था, हमारे इंटरप्रिटेशन को अपहोल्ड कर दिया, सही साबित कर दिया। जैसा कि हमने इंटरप्रेट किया पिछले तकरीबन आधे घंटे के अंदर, हमने देखा कि साहब किसी भी स्थिति के अंदर ये सप्लाई सीजीएसटी एक्ट में बनेगा नहीं, इसलिए चार्जेबिलिटी आईजीएसटी एक्ट में लगाई नहीं जा सकती। सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 के पास में पावर नहीं है कि वो इसे लेवी कर सके जीएसटी को इस ट्रांजैक्शन के ऊपर। तो देखो इन्होंने क्या करा, उसी चार्जिंग सेक्शन के अंदर एक प्रोवाइजो डालकर सारा का सारा खेल बदल दिया, जज्बात बदल दिया, हालात बदल दिया, सब बदल कर दिया। इन्होंने रेफर कर दिया मेरे दोस्त। इस प्रोवाइजो को पढ़कर अगर किसी को भी प्रॉब्लम है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं दोस्त, सर आपने पढ़ा हमको कुछ समझ में नहीं आया, सब समझाने वाला हूं मैं। इस प्रोवाइजो के टुकड़े टुकड़े करेंगे और हर टुकड़े को एनालाइज करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। इन्होंने क्या करा समझो, इन्होंने पूरा की पूरी लेविएबिलिटी, पूरी की पूरी चार्जेबिलिटी रेफर कर दी कस्टम्स के अंदर। दो एक्ट यहां पर इन्होंने इस्तेमाल करे। देखो पहला एक्ट जो दिखाई दे रहा है आपको, कस्टम्स टैरिफ एक्ट नजर आ रहा है। दो शब्द जो है वो है, पहला कस्टम्स टैरिफ एक्ट और दूसरा कस्टम्स एक्ट। अभी आपने कस्टम्स नहीं पढ़ा, हमने कस्टम्स नहीं पढ़ा, मुझे भी पता है। जब कस्टम्स पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा क्या होता है टैरिफ एक्ट, क्या होता है कस्टम्स एक्ट। 1962 है एक, 1975 है एक, डिटेल में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए समझो कि इसने क्या बोला। अब देखो वापस रीड करेंगे और अब टुकड़े करके एनालाइज करेंगे कि इंटीग्रेटेड टैक्स ऑन गुड्स इंपोर्टेड इन इंडिया शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ, रुक जाओ बस यहां पर रुक जाओ। इंटीग्रेटेड टैक्स जो गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया पे लेवी होगा और कलेक्ट होगा, वो किसके अकॉर्डिंग होगा, इन अकॉर्डेंस विद किसके अकॉर्डिंग होगा, टैक्स लेवी होगा, टैक्स कलेक्ट होगा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स इनटू इंडिया पर होगा, लेकिन किसके अकॉर्डिंग होगा, सेक्शन 3 ऑफ द कस्टम्स टैरिफ एक्ट। कस्टम्स टैरिफ एक्ट के सेक्शन 3 को चार्जिंग सेक्शन बना दिया यहां पर हमारे सेक्शन 5 ने, यानी जो जीएसटी के अंदर सेक्शन 5 है उसने रेफर कर दिया सेक्शन 3 के ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट के ऊपर। क्या कर दिया हमारे सेक्शन 5 ने, सेक्शन 3 ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट को रेफर कर दिया कि भाई जा तू लेवी कर और तू कलेक्ट कर ले। हम इंपोर्ट ऑफ गुड्स को जीएसटी में डील नहीं करना चाहते, पहली चीज। फिर उसने क्या बोला, उसने बोला ऑन द वैल्यू डिटरमाइंड, यानी सिर्फ लेविबिलिटी चार्जेबिलिटी क्रिएट नहीं करी, बल्कि वैल्यू भी बताई कि वैल्यू वो ही होगी जो उस एक्ट में डिटरमाइन की जाएगी। यानी कस्टम्स टैरिफ एक्ट में जब हम कस्टम ड्यूटी लगाएंगे तो कस्टम ड्यूटी लगाते वक्त, जब हम कस्टम्स एक्ट में कस्टम ड्यूटी लगाएंगे तो कस्टम ड्यूटी लगाते वक्त जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे
वो वैल्यू कैलकुलेट कैसे होती है मैं सिखाऊंगा आपको जब हम कस्टम पढ़ेंगे। यानी देखो वैल्यूएशन भी सेक्शन 15 के हिसाब से नहीं होगा। हमारे जीएसटी में इस ट्रांजैक्शन का वैल्यूएशन नहीं होगा। जीएसटी में वैल्यूएशन चैप्टर कौन सा था? सेक्शन 15 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। यानी सेक्शन 15 के हिसाब से यहां वैल्यूएशन नहीं करना है। यहां जो वैल्यूएशन होगा वो कस्टम्स एक्ट के हिसाब से लिया जाएगा। यानी कस्टम ड्यूटी लगाते वक्त जो वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे ना, उसी वैल्यू पर आईजीएसटी भी लगेगा। और यही नहीं, वैल्यू के साथ साथ उन्होंने टाइम भी बता दिया कि किस टाइम पर लगेगा। उस टाइम पर लगेगा जिस टाइम पर कस्टम ड्यूटी लगेगी। एट द पॉइंट व्हेन द ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स आर लेवीड, जिस वक्त कस्टम ड्यूटीज लेवी होंगी उस वक्त जो वैल्यू होगा उसी वैल्यू के ऊपर हम आईजीएसटी भी ठोक देंगे, लगा देंगे। तो देखो वैल्यू कहां डिटरमाइन होगी, कस्टम ड्यूटी कहां लग जाएगी साहब? कस्टम्स एक्ट के अंदर। लेकिन लेवी करने की पावर आएगी कस्टम्स टैरिफ एक्ट के साथ। तो अगर थोड़ा सा मैं इसे आपको डायग्रामेटिक तरीके से अच्छे से समझाने की कोशिश करूं, हालांकि समझ में आ गया होगा अब तक, तो नहीं आया है तो देखो मैं बता देता हूं। पहले है लेवी एंड कलेक्शन। लेवी एंड कलेक्शन, तो लेवी एंड कलेक्शन कहां से आ रहा है? लेवी एंड कलेक्शन आ रहा है सेक्शन 3। सभी जने याद करेंगे, मैं सब सेक्शन भी बताऊंगा आपको। हालांकि मैं सब सेक्शन बता ही देता हूं ताकि हाथों हाथ ही आपको याद भी हो जाए। सेक्शन 3 है, सब सेक्शन 7 है किसका? ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975। 1975 कौन सा है? कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975। ठीक है, हाँ जी सर ठीक है। उसके बाद दूसरी बात क्या बोली सर? दूसरी बात बोली वैल्यू को लेकर, ऑन द वैल्यू डिटरमाइंड, ऑन दी वैल्यू डिटरमाइंड। तो वैल्यू कहां डिटरमाइन होने वाली है? वैल्यू डिटरमाइन होने वाली है आपके पास में जिस वक्त वैल्यू कस्टम्स एक्ट, यानी कि वैल्यू आपको कस्टम्स एक्ट से मिलने वाली है। कस्टम्स एक्ट से वैल्यू डिटरमाइन होने वाली है और वैल्यू वही ली जाएगी जो कि डिटरमाइन की जाएगी फॉर लेवी ऑफ कस्टम ड्यूटीज। और व्हेन कब लेवी किया जाएगा वो भी यहां पर बता दिया कि भैया लेवी कब किया जाएगा। तो लेवी किया जाएगा आपके पास में when the duties of customs get levied, when the duties of customs get levied, यानी जिस वक्त कस्टम ड्यूटी लेवी होगी उसी टाइम पर उसी वैल्यू पर हम क्या लेवी कर देंगे? बोलो, आईजीएसटी लेवी कर देंगे। तो मामला जो समझ में आ रहा है साहब वही समझ में आ रहा है कि ये गुड्स का ट्रांजैक्शन है, ये सप्लाई बनेगा आर्टिकल नंबर 269 कैपिटल ए से। उसके बाद में ये इंटर स्टेट बनेगा सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 से। जब हमें पता चलेगा इंटर स्टेट तो हम जाकर देखेंगे हमारा सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, तो वो उसका प्रोवाइजो हमें रेफर कर देगा कस्टम्स एक्ट के अंदर। और फिर हम कस्टम्स एक्ट में फाइनली जाकर क्या पढ़कर आएंगे? फाइनली जाकर हम ये 3 प्रोविजंस, जहां पर हम लेवी देखेंगे, जहां पर हम वैल्यूएशन देखेंगे और जहां पर हम टाइमिंग भी देखेंगे। ये टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, किस वक्त आखिर ये आईजीएसटी एक लेवी होकर चलेगा। तो अब जो आगे का सफर है, जो हमें पढ़ाई करनी है, वो कहां जाकर करनी है? कस्टम्स एक्ट में जाकर करनी है। सर हम कस्टम्स एक्ट पढ़ना चालू करने वाले हैं? नहीं साहब, कस्टम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि दोनों का इंटरलिंक है इंपोर्ट ऑफ गुड्स को लेकर, तो जितना पोर्शन जीएसटी से रिलेटेड है, जीएसटी के लिए रेलिवेंट है, उतना पोर्शन में कस्टम का आपको यही पढ़ा दूंगा, ताकि उस वक्त जब हम पढ़ें तो सिर्फ रिवाइज कर रहे होंगे। जब कस्टम पढ़ेंगे और ये वाली बात आएगी तो सिर्फ उस वक्त क्या हो रहा होगा? रिवीजन हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि डिटेल में तो हम ऑलरेडी उसे पढ़ चुके हैं। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो साहब, आगे अगली बात क्या आती है? अगली बात आती है सेक्शन 3 सब सेक्शन 7 ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट, क्योंकि चार्जेबिलिटी वहीं शिफ्ट कर दी गई है। तो एक बार आप सभी मेरे साथ इसे रीड करके चलेंगे। मैंने दे रखा है आपको, ये रहा आपका। कलर चेंज कर दे, हाँ जैसे कलर चेंज कर दीजिए। सेक्शन 3 ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975, सब सेक्शन कौन सा है? 7। देखो नीचे मैंने हाईलाइट कर दिया सब सेक्शन 7। एनी आर्टिकल विच इज इंपोर्टेंट टू इंडिया शैल इन एडिशन का मतलब देखो क्या है। अच्छा पहले पूरा पढ़ लो। इन एडिशन बी लाइबल टू इंटीग्रेटेड टैक्स एट सच रेट। अब ठीक है, अब रुक जाओ, क्या बोला? एनी आर्टिकल विच इज इंपोर्टेंट इन टू इंडिया शैल इन एडिशन बी लाइबल टू इंटीग्रेटेड टैक्स, यानी कि इन एडिशन का मतलब हुआ कि जो ड्यूटीज दूसरी लग रही है ना, वो तो लगेंगी, उसके अलावा एडिशनली आईजीएसटी एक्ट भी लेवी होगा। एट सच रेट, किस रेट से? नॉट एक्सीडिंग 40%। 40% को एक्सीड नहीं कर सकते साहब। as is leviable under section 5 of the integrated goods and services tax on a like article on its supply in India।
किस रेट से लगेगा? उस ही रेट से लगेगा जो रेट 40% को एक्सीड नहीं कर सकता, और वही रेट जो आप लाइक आर्टिकल पे लगा रहे हो जब वो इंडिया में ट्रांजैक्ट किया जा रहा है। यानी कि जो गुड्स आप मंगा रहे हो उसी गुड्स को अगर आपने इंडिया में बेचा होता इंटरस्टेट, तो उस पे जो आईजीएसटी का रेट लगता, उसी रेट से हम यहां पर इंपोर्ट ऑफ गुड्स को भी टैक्स करके चलेंगे। बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको एक बात बता देता हूं। फॉर एग्जांपल एप्पल आईफोन है, अब एप्पल आईफोन अगर महाराष्ट्र से राजस्थान बेचा जाता तो आईजीएसटी लगता। एप्पल आईफोन अगर महाराष्ट्र से राजस्थान बेचा जाता तो आईजीएसटी लगता। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आईजीएसटी का रेट होता 18%, तो 18% से अगर आईजीएसटी इंडिया में एप्पल आईफोन की इंटर स्टेट सप्लाई पर लेवी होता तो वही 18% आपके पास इंपोर्ट ऑफ एप्पल आईफोन पर भी लेवी होके चलेगा। ये बात बोली गई सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट, जो चार्जेबिलिटी और लेवी यहां पर क्रिएट करके चल रहा है। आगे बोला ऑन द वैल्यू ऑफ द इंपोर्टेड आर्टिकल। देखो सबसे पहले इसने बात करी किसकी, कि साहब देखो 3 मुद्दे थे ना हमारे भैया, हमारे 3 मुद्दे थे सर। 3 मुद्दे कौन से थे? लेवी और कलेक्शन। क्या वो पावर है? हाँ जी सर वो पावर है, पहली ही लाइन में वो पावर उन्होंने वहां पर दे दी। देखो मैंने बोल्ड करके बताया, इन एडिशन बी लायबल टू इंटीग्रेटेड टैक्स, यानी सर लेवी तो क्रिएट कर दिया। जैसे ये उन्होंने लिखा सेक्शन 7 सब सेक्शन 7 के अंदर कि बी लायबल टू इंटीग्रेटेड टैक्स, तो सब लायबिलिटी तो क्रिएट हो गई। अब दूसरा मुद्दा क्या था? दूसरा मुद्दा था वैल्यू, और फिर था कि भैया कब लगेगा। इन्होंने एक मुद्दा और कवर कर लिया, रेट का मुद्दा भी कवर कर लिया कि भैया किस रेट से लगेगा? उसी रेट से लगेगा जो लाइक आर्टिकल पे लगता है इंडिया में सप्लाई होने पर। अब हमारा दूसरा मुद्दा क्या था सर? हमारा दूसरा मुद्दा था वैल्यू। तो देखो वैल्यू को लेकर क्या बोला, ऑन द वैल्यू ऑफ द इंपोर्टेड आर्टिकल एज डिटरमाइंड अंडर सबसेक्शन 8 और सबसेक्शन 8A। अब यही दो बड़ी लड़ाइयां हमको लड़नी है, हालांकि कोई बड़ी लड़ाई नहीं है। वैल्यूएशन का मुद्दा है कि आखिर वैल्यू कैसे करना है। तो वैल्यू के लिए इन्होंने एक नहीं 2 सबसेक्शन बनाए, एक बनाया सबसेक्शन 8, एक बनाया सबसेक्शन 8A एज द केस में बी। तो देखो साहब सेक्शन नंबर 3 सब सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 3 सब सेक्शन नंबर 7 किसकी बात करता है सर? लेवी की बात करता है। लेवी किस वैल्यू पे करना है? तो बोला साहब सेक्शन नंबर 3 सब सेक्शन नंबर 8 और सेक्शन नंबर 3 सब सेक्शन नंबर 8 कैपिटल ए, दोनों अलग अलग सिचुएशन में वैल्यू क्रिएट करेंगे। आखिर वो सिचुएशन क्या है और क्या फॉर्मूला दे रखा है वैल्यू निकालने का, वो अब हम धीरे धीरे करके बहुत ही शानदार तरीके से समझकर चलेंगे, इसलिए कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। अच्छा ये तो समझ में आ गया ना कि सेक्शन 3 सब सेक्शन 7 में चार्जेबिलिटी है। हाँ सर वो समझ में आ गया। रेट कौन सा लेवी होगा? वो रेट भी हमको समझ में आ गया सर, वही रेट लेवी होगा जो एज सच लेवी होता है इंडिया में उस आर्टिकल के डीलिंग पर, ट्रेडिंग पर। और जो वैल्यू है वो आएगी कहां से? सबसेक्शन 8 से और सबसेक्शन 8 कैपिटल ए से। देखो मैं बार बार रिपीट जो करता हूं वो आप लोगों के बेनिफिट के लिए ही करता हूं। ये मत सोचो कि मैं खींच रहा हूं, लेंथी बना रहा हूं लेक्चर को, नहीं साहब। अगर मैं एक बात को 2 बार या 3 बार बोल दूंगा तो आपके यहां पर बैठ जाएगा, और आपको ही याद कराना हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आपको प्रोविजन याद हो जाए, आपका रिवीजन भी साथ में हो जाए, ताकि जब घर पर जाओ ना, देखो अगर मैं एक बार बोल के छोड़ दूंगा तो हो सकता है कि वो आप भूल जाओ, लेकिन अगर एक ही बात को 3 बार सुना दूंगा आपको यहाँ पर क्लास के अंदर, घर पे जाके भूल नहीं पाओगे आप। ठीक है? हाँ जी सर ठीक है। तो देखो साहब आ जाओ, ये मकसद पूरा हो गया। हाँ जी सर ये मकसद तो हमारा पूरा हो गया। लेवी की पावर तो हमको मिल गई, हमने देख लिया, फर्स्ट लाइन के अंदर ही दे रखा था। अब है साहब असली लड़ाई इसकी, और ये तो बात समझ में आई गई थी, ये तो इन्होंने वही लिख दिया कि किस टाइम पर, उस टाइम पर जब कस्टम ड्यूटी लगेगी, तो कस्टम ड्यूटी लगने के साथ ही हम आईजीएसटी भी लगा देंगे। तो टाइम ऑफ सप्लाई तो उन्होंने वहां पर बता दिया। अब मुद्दा है वैल्यू का। तो वैल्यू 2 पार्ट में तोड़ा हमने, एक हमने बोला 38 और एक हमने बोला 38 कैपिटल ए। कोई दिक्कत नहीं सर। आ जाइए साहब बुक में आगे दिखाते हैं आपको कि आखिर क्या मांझरा यहाँ पर दे रखा है। लेकिन सर हाँ हम तो चार्जेबिलिटी के बाद एग्जाम्पशन चेक करते हैं। आ रहा हूँ वैल्यूएशन पे, आ रहा हूँ दोस्त, और आ रहा हूँ, डोंट वरी। ये रहा। आप ये मत सोचना कि वैल्यूएशन स्टार्ट करके मैं बीच में छोड़ रहा हूँ, ये रहा वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन पे आ रहा हूँ, लेकिन वैल्यूएशन से पहले 2 छोटी छोटी चीजें और देख लो, फिर हम आ ही रहे हैं आपके सबसेक्शन 8 और सबसेक्शन 8 कैपिटल ए पर। ये देखो मैंने आपको डाल भी दिया यहाँ पर, ये देखो सबसेक्शन 8 और सबसेक्शन 8 कैपिटल ए, इसलिए डोंट वरी। बस मुझे ये बता दो कि मुझे मेरा सीक्वेंस क्योंकि फॉलो करना है। सीक्वेंस क्या हुआ करता था हमारा? गुड्स है या सर्विस है? सप्लाई, सप्लाई है तो नेचर ऑफ सप्लाई, उसके बाद में अगर नेचर ऑफ सप्लाई भी डिटरमाइन हो जाता है तो चार्जेबिलिटी सेक्शन 9 में आएगी या सेक्शन 5 में जाएगी। उसके बाद में कोई एग्जम्पशन है या एग्जम्पशन नहीं है, तो वही चीज यहां पर मुझे आपको बतानी है। साहब क्या कोई एग्जम्पशन दे रखी है इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर? जवाब है हाँ जी हाँ दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है। और जो एग्जम्पशन आपको दे रखी है मेरे दोस्त, पहली एग्जम्पशन दे रखी है इंपोर्ट ऑफ गुड्स बाय 100% EOU। अब
100% EOU क्या चीज होती है सर, वो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी ये समझो कि 100% EOU एक स्टेटस मान लो आप, एक स्टेटस यूं समझ लो कि कोई भी इंसान 100% EOU का स्टेटस ले सकता है अगर वो सर्टेन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। यानी कि जैसे आपका प्रोप्राइटरशिप होता है, कंपनी होता है, LLP होता है, पार्टनरशिप होता है, उसी तरीके से आप समझ लो कि एक स्टेटस होता है EOU का स्टेटस, 100% EOU का स्टेटस। वो स्टेटस में अगर आप हो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, वो स्टेटस में अगर आप हो और उसके बाद अगर आप इंपोर्ट करते हो, गुड्स को इंपोर्ट करते हो, तो साहब माफी, अरे IGST एक्ट से क्या आपको माफी मिल जाएगी, कस्टम ड्यूटी से भी। यानी कस्टम में ड्यूटी भी नहीं लगेगी और GST में GST भी नहीं लगेगा, पूरी माफी मिल जाएगी। इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो बताऊंगा मैं जब आपको EOU समझाऊंगा। ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का पार्ट बनेगा। कहां पर? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जब हम डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम इसे देखकर चलेंगे। फिलहाल के लिए आपको क्या देखना है, इट वुड बी गवर्न्ड बाय नोटिफिकेशन नंबर 52/2003, जिसे फर्दर अमेंड किया किसने? नोटिफिकेशन नंबर 78 बाय 2017 में। यानी दो नोटिफिकेशन आ रखे हैं। पहला नोटिफिकेशन जो GST से पहले था वो था 52/2003 52/2003। उसके बाद में इस नोटिफिकेशन को फर्दर GST आने के बाद अमेंड किया गया ताकि GST की प्रोविजंस इनकॉर्पोरेट करके साइमल्टेनियस बनाया जा सके, और वो किया जा 78/2017 से। ठीक है, हाँ जी सर ठीक है। EOU आर अलाउड ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एग्जम्पशन नहीं केवल कस्टम ड्यूटी से बल्कि IGST एक्ट और कॉम्पनसेशन सेस से भी आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी, लेकिन ये एग्जम्पशन सिर्फ और सिर्फ 31/3/2022 तक ही वैलिड रहेगी। ये ध्यान रखना, ये जो एग्जम्पशन आपको मिल रही है ये सिर्फ और सिर्फ 31/3/2022 तक ही वैलिड है। अब हाँ, ये हो सकता है कि इसके बाद गवर्नमेंट फर्दर इसे एक्सटेंड कर दे, बट फॉर द टाइम बीइंग तो 31 मार्च 2022 तक ही ये एग्जम्पशन 100% EOU को मिलकर चलती है। अब 100% EOU का मतलब क्या होता है ये सुन लो, ये समझ लो, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आखिर क्यों इन पर गवर्नमेंट इतनी मेहरबान हो रही है कि इनको कस्टम ड्यूटी से भी माफी दे दी, इनको IGST एक्ट से भी माफी दे दी। आखिर ये ऐसा क्या कर रहे हैं, बात को सुनो। 100% EOU का मतलब होता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। क्या होता है? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। सर ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट नाम से ही पता चल रहा होगा, जिसका ओरिएंटेशन ही एक्सपोर्ट है, और वो भी भैया 100%, वो भी भैया 100%। यानी जो बात समझ में आ रही है वो समझ में आ रही है कि ऐसी एंटिटी जो 100% EOU का स्टेटस लेकर बैठी है, ऐसी एंटिटी जो 100% EOU का स्टेटस लेकर बैठी है, उसका एकमात्र मकसद है कि भैया जो भी माल है उसे एक्सपोर्ट करना है, यानी देश के बाहर भेजना है। अब सोचो अगर कोई इंसान ऐसा है जो 100% गुड्स जो वो बना रहा है वो देश के बाहर ही भेजेगा, एक्सपोर्ट ही करेगा, तो यार गवर्नमेंट तो खुश होगी ना उससे। गवर्नमेंट कहेगी यार फॉरेन करेंसी लेकर आ रहा है देश के अंदर, ये तो देश का उद्धार कर रहा है, देश को और बेनिफिट पहुंचा रहा है, पराया धन आ रहा है, US डॉलर आ रहा है, यूरोपियन करेंसी यूरो आ रहा है, येन आ रहा है, तो अच्छी बात है ना। तो इनको तो बेनिफिट भी दो, क्योंकि तुम खुद सोचो, एक बात मैं तुम्हें बताता हूं, ये अगर कोई चीज इंपोर्ट करके लाते हैं किसी और देश से, फॉर एग्जांपल CHINA, चाइना, चाइना से हमने कुछ इंपोर्ट करा, और चाइना से इंपोर्ट करके हमने यहां पर क्या करी? मैन्युफैक्चरिंग करी। वो जो रॉ मटेरियल हमने इंपोर्ट करा था, उस रॉ मटेरियल को हमने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करा, और फिर हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को एक्सपोर्ट कर दिया फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स तो गवर्नमेंट कहती है कि भैया जब फाइनल प्रोडक्ट, गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट कहती है कि जब फाइनल प्रोडक्ट विदेश ही जाना है, जब फाइनल प्रोडक्ट आपका एक्सपोर्ट ही होना है, तो हम रॉ मटेरियल के इंपोर्ट पे ड्यूटी लगा के भी क्या करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली उसका रिफंड आपको देना ही पड़ेगा। अगर कोई ऐसी यूनिट है जो 100% आगे एक्सपोर्ट करती है, और जैसा कि मैंने आपको फंडामेंटल क्लासेस में बताया भी था, एक्सपोर्ट पर आप GST नहीं लगा सकते, एक्सपोर्ट द गुड्स नॉट द टैक्सेस, तभी तो डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स बन पाएगा। अब आप सोचो डेस्टिनेशन आउटसाइड इंडिया है, आउटसाइड इंडिया आपके पास में पावर ही नहीं है टैक्स लगाने की, वो आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन हो गया आपके, भैया ज्यूरिडिक्शन से बाहर हो गया ना। आप अमेरिका के ऊपर अपना इंडिया का GST कैसे लगा सकते हो? नहीं लगा सकते हो, तो इसलिए एक्सपोर्ट पे तो GST लगा नहीं सकते। अच्छा, अगर इंपोर्ट पे फॉर एग्जांपल यहां मैंने GST या कस्टम ड्यूटी लगा भी दी होती, तो इससे होता क्या? जब फाइनली आउटपुट पे मेरी टैक्स नहीं बनेगा तो इनपुट पे टैक्स लगाकर कैस्केडिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा, तो वो नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने यहां से भी इनको क्या दे दी? एग्जम्पशन क्रिएट कर दी। हमने कहा जी साहब एग्जाम्ड हो जाओ, खुश हो जाओ। क्यों? क्योंकि तुम हो 100% EOU।
तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा 100% ईओयू का मतलब होता है एक ऐसी एंटिटी, एक ऐसा स्टेटस जिसका काम है मेरे दोस्त 100% एक्सपोर्ट करना। तो जो भी वो मंगा रहा है उसे फर्दर प्रोसेस करके वो आगे एक्सपोर्ट ही करेगा, तो इसलिए मंगाने पर हम टैक्स ही नहीं लगाते, हमने उसको एग्जम्पशन दे दी। यानी एग्जम्पशन समझ में आ गई? हाँ जी सर, एग्जम्पशन समझ में आ गई। 100% ईओयू अगर गुड्स इंपोर्ट कर रहा है, दो नोटिफिकेशन है 78/2017 से फर्दर अमेंड हुआ है और एग्जम्पशन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा एग्जम्पशन है भैया एसईजेड को। किसको? एसईजेड। एसईजेड के ऊपर मैं हालांकि फर्दर थोड़ी टाइम बाद में जब हम ये टॉपिक समझ चुके होंगे पूरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, तो एसईजेड के रिस्पेक्ट में मैं स्पेसिफिकली पूरा एक अलग से डिस्कशन करूंगा जहां पर एसईजेड के प्रोविजन हम अलग से समझ के चलेंगे थोड़े डिटेल्ड मैनर में, ताकि ज्यादा अच्छे से समझ आ सके बात। फॉर द टाइमिंग एसईजेड के रिस्पेक्ट में इतना सा समझ लो कि एसईजेड भी अगर कुछ इंपोर्ट करता है तो उसको भी यहां पर एग्जम्पशन मिल जाती है, जो भी आईजीएसटी है उसके रिस्पेक्ट में। तो देखो क्या लिखा है, गुड्स इंपोर्टेड बाय अ यूनिट और डेवलपर। अब ये यूनिट क्या होता है, डेवलपर क्या होता है, एसईजेड क्या होता है, ये सब मैं आपको समझाऊंगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, हालांकि अगर आप चाहें तो आप बहुत समझदार लोग हैं, आप चाहें तो गूगल सर्च पे खुद भी थोड़ी सी रिसर्च करके देख सकते हो कि आखिर एसईजेड क्या होता है, एसईजेड यूनिट का मतलब क्या होता है, एसईजेड डेवलपर का मतलब क्या होता है। आप लोग भी थोड़ी सी रिसर्च कर सकते हो, क्योंकि इंटरनेट आज की तारीख में सबके पास है दोस्तों, थोड़ा सा होमवर्क तो आप भी कर सकते हो। फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशंस, अब ऑथराइज्ड ऑपरेशंस क्या होते हैं ये भी आप देख सकते हो। तो एसईजेड यूनिट या एसईजेड डेवलपर ऑथराइज्ड ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए किसी भी तरीके से गुड्स को अगर इंपोर्ट करता है, सिर्फ किस पर्पस के लिए, ऑथराइज्ड ऑपरेशन के पर्पस के लिए, तो इन दैट केस होल ऑफ आईजीएसटी लेविएबल जो हो रहा है सेक्शन 3 सब सेक्शन 7 में, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी, आर एग्जेम्प्टेड, आर एग्जेम्प्टेड। नोटिफिकेशन नंबर भी मैंने आपको कोट कर दिया 64/2017 कस्टम्स का है, और वहां पर एसईजेड को यहां पर माफी दे दी गई। तो सर अगर आपसे पूछा जाए कि क्या कोई एग्जेम्पशन है इंपोर्ट ऑफ गुड्स के रेस्पेक्ट में, तो हाँ जी साहब, इंपोर्ट ऑफ गुड्स के रेस्पेक्ट में एग्जेम्पशन है। 100% ईओयू को एग्जेम्पशन है, इसके अलावा एडवांस ऑथराइजेशन वाले को भी होता है। मैंने बोला अभी एडवांस ऑथराइजेशन क्या होता है ये हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में देखेंगे। तो जैसे 100% ईओयू है, ऐसे एडवांस ऑथराइजेशन भी होता है, ऐसे एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स ईपीसीजी, ये सब स्कीम है, ये स्कीम होती है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करो, तो गवर्नमेंट आपको अच्छी अच्छी स्कीम्स देती है और उन स्कीम्स के तहत ये एग्जम्पशंस आपको मिलती है, ये बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो 100% ईओयू की बात करी और एसईजेड की मैंने यहां पर बात करी, हालांकि एसईजेड को हम अलग से भी डिस्कस कर लेंगे। अब हमारे फ्लो ऑफ चेन एनालिसिस के अंदर अगला मुद्दा आता है रजिस्टर्ड पर्सन का। फिर से एक बार रिपीट करेंगे, गुड्स या सर्विसेज सप्लाई बनेगा नहीं बनेगा, इंटर स्टेट बनेगा इंटर स्टेट बनेगा, अकॉर्डिंगली चार्जेबिलिटी देखी जाएगी, चार्जेबिलिटी के बाद में एग्जम्पशन देखी जाएगी, और एग्जम्पशन के बाद में ट्राइंगल कॉन्सेप्ट याद करिए, मैंने आपको जीएसटी के अंदर फ्लो ऑफ जीएसटी वाले लेक्चर में एक ट्राइंगल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, ये था मेरा ट्राइंगल कॉन्सेप्ट। यहां चार्जेबिलिटी देखी जाती है, यहां एग्जम्पशन देखी जाती है, और एग्जम्पशन नहीं है तो थर्ड नंबर पर हम देख के चलते हैं रजिस्टर्ड पर्सन। तो साहब यहां रजिस्टर्ड पर्सन कौन बनेगा? इंपोर्टर बोले तो परचेजर, और परचेजर बोले तो रजिस्टर्ड पर्सन। क्यों? क्योंकि इंडिया में कौन बैठा है, गवर्नमेंट के हाथ में कौन है, गवर्नमेंट के हाथ में है इंपोर्टर। गवर्नमेंट अपना जोर, अपनी जबरदस्ती किस पर चला सकती है? इंपोर्टर पे चला सकती है। वो जो विदेश में सप्लायर बैठा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो बंदा बैठा है साहब, उसको तो आप टच भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है, आपके देश से बाहर बैठा है। तो देखो साहब, रजिस्टर्ड पर्सन की बात करेंगे तो क्या पॉइंट निकल कर आएगा? पॉइंट निकल कर आएगा, इंपोर्ट इज इक्वल्स टू परचेज, इंपोर्टर इज इक्वल्स टू परचेजर एंड नॉट दी सप्लायर। ठीक है? हाँ जी सर ठीक है। कलर हम कौन सा लें? थोड़ा ये कलर ले लें। हाँ जी सर ये कलर ले लेते हैं, एक बार चला के देख लें। हाँ ये ठीक है। तो देखो इधर, नो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, नो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। सर इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन है, इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन के केस में तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होता है दोस्त, वो होता है सप्लायर के लिए। मैंने आपको पहले भी बोला था, जो इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है, ये इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर रहा, ये तो रिसीव कर रहा है, ये तो परचेज कर रहा है। तो इसलिए सेक्शन 24 लगाकर यहां पर इसके लिए मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन क्रिएट मत कर देना। तो इसलिए हमने बोला इसके लिए कोई मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं है। हालांकि प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड होंगे दोस्त, क्योंकि बड़ा काम कर रहे हो यार आप कोई छोटा मोटा काम नहीं कर रहे हो। एक ऑर्डर ही 20 लाख से कहीं ऊपर का हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इंपोर्ट करके अचार तो डालोगे नहीं ना दोस्त, आगे बेचना ही है। तो सप्लायर तो आप बनोगे विद इन इंडिया। अगर मैं कोई गुड्स इंपोर्ट कर रहा हूं इतना बड़ा अमाउंट का, 10-20 लाख का मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो मैंने पूरा का पूरा इंपोर्ट करा है, तो इंपोर्ट करके क्या करूंगा मैं? सेल्फ कंजम्पशन तो करने नहीं वाला ना, मैं कहीं ना कहीं आगे उसको इंडिया के अंदर सेल करूंगा या आगे फर्दर एक्सपोर्ट करूंगा।
तो कहीं ना कहीं मैं सप्लायर तो बनूंगा, तो डेफिनेटली मैं लिमिट से बाहर निकल जाऊंगा। जो 20 लाख या 40 लाख, और ये तो इंटरेस्टेड ट्रांजेक्शन कर रहे हो आप, ठीक है, तो 20 लाख की जो लिमिट है उसको आप बहुत ही जल्दी तोड़ दोगे। और अगर आप ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड अगर कोई सर्विस वगैरह भी दे रहे हो तो आपकी लिमिट भी रिड्यूस हो जाएगी 20 लाख पे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना कि बड़ा आदमी ही होगा जो एक्सपोर्ट में डील करेगा, कोई छोटा मोटा आदमी एक्सपोर्ट में डील नहीं करेगा। बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन है, आगे आपको भी सेल करना ही है, तो हम ये मान के चलेंगे कि सामने वाला रजिस्टर्ड होगा। हालांकि अगर आप लिटरल इंटरप्रिटेशन पे जाओगे, टेक्निकल एनालिसिस पे जाओगे, तो लॉ में कहीं भी मैंडेटरी नहीं है कि उसको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली देखोगे तो कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाता है, क्योंकि बड़े अमाउंट का इंपोर्ट होता है, तो डेफिनेटली आगे भी आप उसे बेचोगे प्रॉफिट कमाकर, तो कहीं ना कहीं मामला बड़ा होगा। तो आप लिमिट क्रॉस करोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबिलिटी ऐसे ना करके ऐसे आ जाएगी। लेकिन हाँ, अगर लॉ में पूछोगे कहीं पर मैंडेटरी लिखा हुआ है क्या कि आपको इंपोर्ट करने पर रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है जीएसटी के अंदर, द आंसर इज ऑल टुगेदर नो, नो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है। डीजीएफटी का डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड का एक ट्रेड नोटिस नंबर 9 आया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना पड़ता है जब भी आप, हालांकि कस्टम में पढ़ेंगे इस चीज को अपन, कभी भी अगर हम इंपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं तो हमको एक कोड लेना पड़ता है, आईईसी कोड बोलते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। ये कोड आपको मेंशन करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, तभी आप इंपोर्ट कर पाओगे, एक्सपोर्ट कर पाओगे, राइट। तभी आपको जो कस्टम की वेबसाइट है, आइस गेट वेबसाइट, वहां पर भी आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा, ताकि आप चेक कर पाओ अपनी इंपोर्ट डिटेल्स या एक्सपोर्ट गुड्स की डिटेल्स। तो दोस्त, आईईसी कोड लेने के लिए उन्होंने कहा कि अगर जीएसटी नंबर नहीं है तो कोई बात नहीं, पैन नंबर चलेगा, एंटिटी का पैन नंबर आपको कोड करना पड़ेगा। और अगर आपका जीएसटी नंबर है तो फिर दिक्कत ही नहीं है, जीएसटी नंबर कोड कर दो। क्यों? क्योंकि जीएसटी नंबर का ही पार्ट होता है पैन नंबर। हमने देखा था ना जीएसटी नंबर कैसे बनता है, उसका फॉर्मुलेशन क्या होता है जीएसटी नंबर का, तो उसमें पूरा का पूरा पैन नंबर वैसे भी आना है, स्टेट कोड आता है, वो सब चीजें आती है। पैन नंबर क्योंकि आना ही आना है, तो इसलिए पैन नंबर अलग से कोड नहीं करना। अगर आपने जीएसटी नंबर कोड कर दिया है तो ऐसा जीएफटी डीजीएफटी के ट्रेड नोटिस नंबर 9 में मेंशन किया गया है। अब बात आती है टाइम ऑफ सप्लाई की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, टाइम ऑफ सप्लाई तो हम ऑलरेडी डिटेल में देख चुके हैं, जब हमने देखा था क्या, वो प्रोवाइजो चार्जिंग सेक्शन 5 का जो प्रोवाइजो था, सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो, उसमें लिखा हुआ था एट द टाइम व्हेन द ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स आर लेविएबल। उस वक्त ही आईजीएसटी लेवी किया जाएगा जिस वक्त कस्टम ड्यूटी लेवी की जाएगी। ये रहा, देखो ये वाला पॉइंट, वही वक्त जिस वक्त कस्टम ड्यूटी लेवी की जाएगी उसी वक्त आईजीएसटी भी लेवी किया जाएगा। और कस्टम ड्यूटी किस वक्त लेवी की जाती है वो अब मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। कस्टम ड्यूटी लेवी की जाती है जब हम फाइल करते हैं बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। अब ये बिल ऑफ एंट्री क्या होती है, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन क्या होती है, अभी के लिए इतना सा समझ लो कि गुड्स को कस्टम वाले लोगों से छुड़ाने के लिए, देखो जब भी गुड्स इंडिया में आता है तो सीधा आपके घर पर नहीं आता, आपकी फैक्ट्री, आपकी दुकान या आपकी बिल्डिंग पर नहीं आता, उसे कस्टम वाले रोक लेते हैं। क्योंकि कस्टम वालों को चेक करना है, भैया कहीं आपने गोला बारूद तो नहीं मंगा लिया, बंदूकें तो, हथियार तो नहीं मंगा लिए, कहीं ड्रग्स की सप्लाई तो नहीं हो रही है, तो वो सब चेक किया जाता है। ऐसे ही किसी भी बाहर से आई चीज को देश में नहीं घुसा सकते, हो सकता है आतंकवादियों ने कोई गलत चीज, कोई बॉम्ब वगैरह भेज दिया, तो हर चीज को चेक किया जाता है पहले कस्टम पर कि वाकई में जो चीज आई है वो परमिटेड है या नहीं है। कहीं गांजा तो नहीं मंगा रहे, हीरोइन, हैश तो नहीं मंगा रहे, एडिक्टेड सब्सटेंस तो नहीं मंगा रहे, बैंड सब्सटेंस तो नहीं मंगा रहे, जिसे गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, वो बैंड सब्सटेंस तो नहीं मंगा रहे आप लोग, वो यहां पर चेक किया जाता है। ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है। अब सुनो, वो जो चेक करेंगे ना वो कस्टम वाले करेंगे। अब कस्टम वालों ने चेक कर लिया, अब कस्टम वाले लेकर बैठ गए साहब कि आओ छुड़ाओ इस माल को, कस्टम ड्यूटी दो हमको, तो वहां कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है। तो कस्टम ड्यूटी देने के लिए, माल को छुड़ाने के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है, उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है बिल ऑफ एंट्री। और बिल ऑफ एंट्री, दो अलग अलग बिल ऑफ एंट्रीज होती है, हालांकि मैंने बोला अपन डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन जो बिल ऑफ एंट्री यहां पर मैंने बताई है वो है होम कंजम्पशन वाली, यानी कि जिस वक्त आप गुड्स को घर में यूज करने के लिए, यानी अपने बिजनेस में यूज करने के लिए छुड़ाते हो, मतलब फाइनल गुड्स छूट गया, अब गुड्स पर आपका राज है, आपका ओनरशिप है, आप इसे लेकर घर जा सकते हैं। अब गुड्स का एंटाइटलमेंट और पोजीशन दोनों आपके पास में आ चुका है, वो बिल ऑफ एंट्री होती है होम कंजम्पशन वाली, जिस केस में आप माल को अपनी गाड़ी में लोड करके अपनी दुकान पर, अपने वेयर हाउस में, अपने गोडाउन में ले जा सकते हो। बिल ऑफ एंट्री उस वक्त जब आप फाइल करोगे ना तो कस्टम ड्यूटी लगेगी। भाई आप कहोगे छोड़ो, ये लो डॉक्यूमेंट पकड़ो, बिल ऑफ एंट्री पकड़ो, छोड़ो मेरे गुड्स को, तो गुड्स को छोड़ो तो ड्यूटी भरो, ड्यूटी भरो तो साथ में आईजीएसटी भी भर देना।
आईजीएसटी भी भर देना। तो देखो वही बात लिखी हुई है, पहले मैंने वही बोला था कि व्हेन द ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स आर लेवीड, और ड्यूटीज ऑफ कस्टम कब लेवी होती है, जब हम बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं फॉर होम कंजम्पशन। आई होप यहां तक मुद्दा अच्छे से समझ में आ गया। और फाइनली जो गाना हमने अधूरा छोड़ा था, सिर्फ मेलोडी डिस्कस करी थी, सिर्फ इंट्रो था गाने का, जब 8 और 8A की बात अभी थोड़ी देर पहले करी थी, फाइनली अब वो गाना हम पूरा सुनने जा रहे हैं कि आखिर गाना क्या था, उसके बोल क्या थे, मुखड़ा क्या था, आउटरो क्या था, ब्रिज क्या था, वो सब अब यहाँ पर आने वाला है। दैट इज द वैल्यूएशन वाला पार्ट, क्योंकि बड़ा पार्ट यही है। इसके बाद में एक छोटा सा पार्ट और आएगा शायद इनपुट टैक्स क्रेडिट का, और आपका ये जो ट्रांजेक्शन है इन इट्स एंटायरिटी कंप्लीट हो जाएगा। रिटर्न्स में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो जैसा जैसा आपको बताते हैं उस तरह से आप वहां पर अपनी डिटेल्स अपलोड कर दीजिए पोर्टल पे, तो रिटर्न भी फाइल हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी सर ठीक है। अब बात है किसकी, वैल्यूएशन की। तो देखो वैल्यूएशन समझाने के लिए एक ट्रांजेक्शन बनाते हैं पहले, और फिर वो ट्रांजेक्शन बनाकर आपको वैल्यूएशन समझाते हैं। हालांकि ट्रांजेक्शन हमने ऑलरेडी बना भी रखा है, ट्रांजेक्शन हमने ऑलरेडी बना भी रखा है, और वही ट्रांजेक्शन हम ले लेंगे जहां पर हम एप्पल आईफोन क्या कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे, जहां पर हम एप्पल आईफोन्स का इंपोर्ट कर रहे थे। तो देखो साहब, मैं आपको इसको बेयर रीडिंग बाद में कर लेंगे, हम दोनों की बेयर रीडिंग बाद में करेंगे। पहले मेरे साथ आओ एनालिसिस वाले पार्ट में। कहाँ आना है, एनालिसिस वाले पार्ट पर आना है, राइट। हाँ जी सर ठीक है। देखो ये रहा, वैल्यू फॉर लेविंग आईजीएसटी ऑन इंपोर्टेड गुड्स। इसको हाईलाइट कर दूं मैं, हाँ जी सर इसको हाईलाइट कर दीजिए आप। वैल्यू फॉर लेविंग आईजीएसटी ऑन इंपोर्टेड गुड्स, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होती है असेसेबल वैल्यू, और असेसेबल वैल्यू निकलती है सेक्शन नंबर 14 से, कस्टम्स एक्ट के सेक्शन नंबर 14 से। हमारे यहाँ पर असेसेबल वैल्यू हम कौन से सेक्शन से निकालते थे, हमारे यहाँ पर असेसेबल वैल्यू मेरे दोस्त हम निकालते थे सेक्शन नंबर 15 से, सीजीएसटी एक्ट के अंदर। जहां याद करो मैंने आपको बताया था, when the supplier and the recipient are not the related person and the price is the sole consideration, then the transaction value will become the accessible value। कुछ ऐसे ही बोलते थे, हाँ जी सर। इसी तरीके से सेम टू सेम वैल्यूएशन प्रोविजंस जो है वो कस्टम्स एक्ट में भी दे रखे हैं। क्या बात कर रहे हो सर, हाँ, जिस तरह से सीजीएसटी एक्ट के अंदर वैल्यूएशन प्रोविजन दे रखे हैं, बिल्कुल इसी तरह से सेम टू सेम सेक्शन नंबर 14 ऑफ कस्टम्स एक्ट के अंदर वहां पर भी वैल्यूएशन रूल्स हैं। याद है हमने वैल्यूएशन रूल पढ़ा था, रूल नंबर 27, रूल नंबर 28, रूल नंबर 29, रूल नंबर 13, प्योर एजेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। बिल्कुल उसी तरह से कस्टम्स के अंदर भी वैल्यूएशन रूल्स हैं, सेक्शन 14 है। और क्योंकि कस्टम की ड्यूटी लेवी करनी है तो कस्टम के हिसाब से वैल्यूएशन करना पड़ेगा, और बिल्कुल सेम है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जब हम पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो लगभग लगभग कुछ वैसा ही है जैसा हम जीएसटी में पढ़कर आए थे। बेस्ट जजमेंट रूल 30, रूल 31 याद है ना, हाँ जी सर याद है, बिल्कुल वैसा ही वहां पर भी आपको कुछ देखने को मिलेगा। मैं कहता हूं साहब कि वो जो वैल्यू है वो हमने सेक्शन 14 से डिटरमाइन कर ली। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज, कितना बताया मैंने बताया 100 रुपए, कोई दिक्कत नहीं सर। बेसिक कस्टम ड्यूटी, देखो मुझे यहाँ जीएसटी किस वैल्यू पे निकालना है वो इंपॉर्टेंट है। मैं जो वैल्यू कर रहा हूं ना मेरे दोस्त, ध्यान रखना, वो आईजीएसटी पर्पस के लिए कर रहा हूं। आप ये मत सोचने बैठ जाना सर ये तो आपने पढ़ा ही नहीं, ये वाला पॉइंट तो वैल्यू तो निकालनी सीख रहे हैं, और आपने कह दिया वैल्यू निकालनी तो सेक्शन 14 के हिसाब से निकाल लेंगे। आपने तो सिखाया ही नहीं, ये तो तब सिखाऊंगा जब कस्टम्स देखेंगे। अभी मुझे वो वैल्यू बतानी है जिस पर आईजीएसटी लगेगा, क्योंकि मैं जीएसटी पढ़ रहा हूं। ठीक है ना, हाँ जी सर ठीक है। तो ये वैल्यू के लिए तो मैं भी फॉर द टाइमिंग यही कहूंगा कि साहब हाँ जी साहब वहीं से देखकर चलेंगे। तो वहां से देखा, निकाली, 100 रुपीज निकल कर आ गई। अब लगता है बेसिक कस्टम ड्यूटी जो होती है 10%, बेसिक कस्टम ड्यूटी 100 का 10%, 10 रुपीज लेवी कर दी साहब, कस्टम में लेवी होती है। उसके बाद आता है सोशल वेलफेयर सरचार्ज, ये भी कस्टम में ही लेवी होता है, एसडब्ल्यूएस। क्या बोलते हैं, एसडब्ल्यूएस, सोशल वेलफेयर सरचार्ज। और ये लगता है बेसिक कस्टम ड्यूटी के ऊपर। समझने की कोशिश करना, ये जो 10% लगा था ना, देखो ये 100 के ऊपर लगा, 10% ऑन 100, लेकिन ये 10% लगेगा 10 रुपीज पर, यानी कि बीसीडी के ऊपर एसडब्ल्यूएस लेवी होता है, और 10 रुपीज का 10% होता है 1 रुपीज, और 1 रुपीज अगर मैं जोड़ दूंगा तो टोटल आ जाएगा 111 रुपीज। तो देखो वैल्यू उसके अंदर जोड़ा बेसिक कस्टम ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी के ऊपर निकाला एसडब्ल्यूएस, और तीनों को जोड़कर मेरे पास जो वैल्यू आई है साहब, यही वो वैल्यू है जिस वैल्यू पर हम कैलकुलेट करेंगे हमारा आईजीएसटी। यही वो वैल्यू है, 111 रुपए पर आईजीएसटी लेवी करना है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में एक दो बातें बता देता हूं कि अगर यहां पर फॉर एग्जांपल एंटी डंपिंग ड्यूटी या सेफ गार्ड ड्यूटी नाम की और कोई चीज होती तो वो भी ऐड की जाती। अब सर ये क्या होता है एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफ गार्ड ड्यूटी, ये सब कस्टम्स में डिटेल में देखेंगे। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि अगर इससे पहले 111 से पहले अगर कोई दूसरी ड्यूटी लग जाती तो उसे भी हम
ऐड करते और फिर 111 निकालते। तो फॉर एग्जांपल यहां पर अगर 10 रुपए की एंटी डंपिंग ड्यूटी और होती तो ये अमाउंट 121 हो जाता। अभी क्लियर? यस सर। प्रोसीड फर्दर। इंटीग्रेटेड टैक्स फाइनली 111 पे लगेगा 10%। सिर्फ एग्जांपल दिया यहां पर, परसेंटेज और वैल्यू सिर्फ हाइपोथेटिकल अजम्पशन है, ठीक है ना। ऐसे मत समझ लेना आईजीएसटी 10% ही होगा। मैंने अभी अभी आपको बताया था रेट वही लगेगी जो उस गुड्स पे लगती अगर वही गुड्स इंडिया में डील होता तो 10% मैं सिर्फ यहां पर एक अजम्पशन ले रहा हूं, ठीक है। ओके सर। तो 10% 111 पे लगेगा तो आएगा 11.1। उसके बाद ये वैल्यू बन गई कॉम्पनसेशन सेस के लिए 111। क्या बात कर रहे हो? हाँ, इंटीग्रेटेड टैक्स हो चाहे कॉम्पनसेशन सेस हो, दोनों के दोनों लेवी होते हैं। कहां से लेवी होते हैं? उसी वैल्यू पे लेवी होते हैं जो वैल्यू हमने इंटीग्रेटेड टैक्स के लिए निकाली थी। यानी आईजीएसटी के लिए जो वैल्यू निकली है वही वैल्यू पर हम कॉम्पनसेशन सेस भी लगा के चलेंगे। तो कॉम्पनसेशन सेस के लिए भी जो वैल्यू निकलेगी वो 111 ही निकलेगी, यानी कि 11.1 ही आएगा। और फिर 11.1 को हम 111 में जोड़ देंगे तो मामला हमारा बन जाएगा टोटल वैल्यू। लेकिन यहाँ टोटल वैल्यू की जगह मैंने टोटल ड्यूटी निकाल दिया आपको। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी 10 रुपीज थी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज हमारे पास में 1 रुपीज था। उसके बाद 11.1 और 11.1 तो टोटल हो जाता है 33.2 रुपीज। तो ये टोटल ड्यूटी मेरे पास यहाँ पर निकल कर आ जाती है। तो आपको जो समझना है वो क्या समझना है? आपको सिर्फ इतना सा समझना है मेरे दोस्त कि अगर आपके पास में वैल्यू एज पर कस्टम्स है तो सबसे पहले उसमें ऐड करेंगे बेसिक कस्टम ड्यूटी। रट्टा लगाना है इसका, ये फॉर्मेट फिक्स है, इसका रट्टा लगेगा। सबसे पहले बेसिक कस्टम ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी में ऐड करेंगे सोशल वेलफेयर सरचार्ज। बोलो क्या ऐड करेंगे? सोशल वेलफेयर सरचार्ज। दोनों को ऐड करके जो टोटल आएगी एसेसेबल वैल्यू में ऐड कर देंगे बेसिक कस्टम ड्यूटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी के ऊपर निकाला था एसडब्ल्यूएस, तीनों को ऐड कर देंगे। 111 रुपीज हमारे केस में आ रहा है। 111 के ऊपर हम लेवी कर देंगे क्या? बोलो आईजीएसटी। और इसी 111 के ऊपर हम लेवी कर देंगे कॉम्पनसेशन सेस। और फिर जब सबको जोड़ देंगे तो टोटल वैल्यू पेएबल आ जाएगा, ये आपको पे करना पड़ेगा। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपके सामने एक एडजस्टमेंट आ रहा है और उस एडजस्टमेंट का नाम है टैक्सेबिलिटी ऑफ हाई सी सेल्स। हाई सी सेल्स। सर ये क्या होता है? हाई सी सेल्स का क्या मतलब होता है? मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हाई सी सेल्स का क्या मतलब होता है मैं समझाता हूं। इसके लिए मुझे एक नया एग्जांपल ड्राफ्ट करना पड़ेगा, इसलिए ये मैं यहां से हटा रहा हूं। मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि एक मिस्टर ए है एक मिस्टर ए है। हालांकि ये पूरा का पूरा डायग्राम मैंने ऑलरेडी आपको बुक में बना के दे रखा है, इसलिए आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। समझाने के लिए मुझे डायग्राम वापस बनाना पड़ता है। आपके लिए तो पका पकाया माल, पूरी की पूरी पकी पकाई किताब अरेंजमेंट के साथ, इंटीग्रेटेड मैनर के साथ, डायग्राम के साथ आपको दे दिया। तो आपको तो सिर्फ उससे पढ़ाई करनी है, ठीक है। हाँ जी हाँ, मेरी बुक की तारीफ मैं बाद में करूंगा, डोंट वरी। बहुत मेहनत करी उस बुक को बनाने में, तो तारीफ करनी तो बनती है, वो मैं बाद में करूंगा। अभी इस कॉन्सेप्ट को समझो। करूंगा तो सही अपनी किताब की तारीफ, क्योंकि मेहनत करिए दोस्त। आ जाओ इधर, मैं बताऊंगा कि क्या फर्क होता है किसी और बुक में, इंस्टीट्यूट की बुक में और मेरी बुक में। वो फर्क मैं आपको बताऊंगा और आप भी मानोगे कि हाँ वो फर्क है। मिस्टर ए ने गुड्स इंपोर्ट करा विदेश से, ठीक है। तो ये है मेरा भारत, फॉर एग्जांपल भारत महान। अब जो भी है यार, डायग्राम को कोसो मत तुम, ठीक है। मैं नहीं बना रहा लाइन, आप भी समझ लो बाहर से आ रहा है, ठीक है। हाँ जी सर, ठीक है। मिस्टर ए गुड्स को इंपोर्ट कर रहा है, बाहर से इंपोर्ट कर रहा है। मिस्टर ए ने क्या करा कि जब आपका जो जहाज था मेरे दोस्त, वो जहाज जब आपका रास्ते में था, वो जहाज जब आपका रास्ते में था, इंडिया पहुंचा नहीं था। फॉर एग्जांपल ये इंडिया का कस्टम फ्रंटियर ऑफ इंडिया है। कस्टम फ्रंटियर ऑफ इंडिया यानी कस्टम लाइन को उसने क्रॉस नहीं करा, वो रास्ते में है। लेकिन क्योंकि इनवॉइस तो फॉरेन सप्लायर ने काट दिया होगा और वो इनवॉइस अब मिस्टर ए के पास आ गया होगा, ईमेल कर दिया होगा, तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स, क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स किसके पास में है? मिस्टर ए के पास में है। जो भी गुड्स मिस्टर ए ने मंगाया है, मिस्टर ए इज द ओरिजिनल इंपोर्टर। मैं एक वर्ड यूज करूंगा यहां पर मिस्टर ए के लिए, ओरिजिनल इंपोर्टर। तो ओरिजिनल इंपोर्टर कौन है? मिस्टर ए। मिस्टर ए ने क्या करा, वो गुड्स पूरा पहुंचता उसके पहले ही मिस्टर ए को एक ऑर्डर मिल गया। किससे? मिस्टर बी से। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स पहुंचने से पहले ही बेच दिया। मिस्टर ए ने बोला साहब देखो, कोई भी बड़ा नहीं है इस दुनिया में, सबसे बड़ा कौन है? रुपया, पैसा, मनी, विटामिन एम, मनी सबसे बड़ा है साहब। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो इसने क्या करा, इसने बोला साहब गुड्स पहुंचे ना पहुंचे मेरे को मतलब नहीं, मेरे को पैसा चाहिए यार, मैं धंधा करने बैठा हूं यहाँ पर, मैं तो धंधा करने बैठा हूं साहब। गुड्स आएगा तू छुड़ा लेना, मेरे को तो पैसा दे, बात खत्म कर। गुड्स आ रहा है, तू देख लेना क्या करना है उसका।
मैंने तो तेरे को डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफर कर दिया, बात खत्म। इसने इनवॉइस आगे ट्रांसफर कर दिया, इसने इनवॉइस फाड़ा, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स यानी ऑनरशिप इसने मिस्टर बी को ट्रांसफर कर दी, बात खत्म, पैसा आ जाऊं। मिस्टर बी ने क्या करा, गुड्स अभी भी रास्ते में ही है, इंडिया नहीं पहुंचा, कस्टम फ्रंटियर उसने क्रॉस नहीं करा, मिस्टर बी ने मिस्टर सी को भेज दिया, मिस्टर सी ने मिस्टर डी को भेज दिया, अरे डी ने ई को भेज दिया, ई ने एफ को भेज दिया, एफ ने जी को बेच दिया, आगे से आगे बेचे जा रहे हैं, गुड्स अभी तक पहुंचा नहीं है। ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को, डी ने ई को, ई ने एफ को, आप चाहे जितनी बार उसकी सेल करवा लो। अगर आप समझदार स्टूडेंट हो मेरे, तो आपको याद आया होगा कुछ हाई सी सेल्स मैंने पढ़ाया था आपको, जब मैंने आपको शेड्यूल 3 पढ़ाया था, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, शेड्यूल 3 पैरा 7, शेड्यूल 3 एंट्री नंबर 7 बोलो, पैरा 7 बोलो, उसके अंदर दे रखा था कि हाई सी सेल अगर होगी तो दैट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। यानी कि जो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बेचा है, क्या इस पे आईजीएसटी लगेगा? द आंसर इज नो। बी ने सी को बेचा, लगेगा नो। सी ने डी को बेचा, लगेगा नो। क्यों नो? क्यों? क्योंकि अभी अभी तो बताया टैक्स कब लगता है, जब आप गुड्स को छुड़वाते हो। पावर कहां है? सेक्शन 3 सब सेक्शन 7 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में पावर है। तो जब वहां पर पावर है, वहां पर लेवी होगा, तो वहां पर लेवी होने का टाइमिंग बता रखा है व्हेन द बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन इज फाइल्ड। अभी अभी बताया था कि जब कस्टम ड्यूटी लगेगी तभी आईजीएसटी लगेगा। तो यहां पर तो कस्टम ड्यूटी लगी नहीं रही ना, क्योंकि गुड्स तो अभी तक पहुंचा ही नहीं है। भैया पहुंचेगा तब छुड़ाओगे, जब छुड़ाओगे तो कस्टम ड्यूटी, तो आईजीएसटी लगेगा ना। अभी तो पहुंचा ही नहीं है, आपने बेचना चालू कर दिया पहुंचने से पहले ही। तो बेच तो सकते हैं साहब, हाथ तो कोई पकड़ नहीं सकता ना, गवर्नमेंट आपका हाथ तो पकड़ नहीं सकती। इट इज अ नेचर ऑफ एक्टिविटी, इट इज अ नेचर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ये तो हिस्सा है ट्रेड एंड कॉमर्स का, ऐसा होता है, ये एक्टिविटी होती है कि साहब आने से पहले बेच देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका लॉजिक दिया ना, पैसा चाहिए ना भाई। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट वाली बात है भाई, मैंने गुड्स मैंने खरीद लिया, मेरे पास में ओनरशिप है, मैंने तेरे को पकड़ा दी, अब माल पहुंचे तब तक तो इंतजार कर, मेरे पास तो पैसा आ गया ना, इतने टाइम तक मैं मेरी वर्किंग कैपिटल फंसा के नहीं रखूंगा। आई एम अ बिजनेसमैन, आई हैव टू सेल इट फर्दर, दैट्स इट। ओके, यस सर। तो सर इसका मतलब बी ने सी को बेचा, उस पर भी नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, जब तक जो बंदा फाइनल बंदा गुड्स छुड़ाने नहीं जाएगा ना, तब तक नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा आईजीएसटी। अब बात यह है कि साहब मैं यहां पर ज्यादा खींच नहीं रहा, हालांकि मैंने समझाने के लिए समझा दिया कि बी अगर सी को बेचे, सी अगर डी को बेचे, डी अगर आगे बेचे, आगे बेचे, आगे बेचे, जितना बेचना है बेचो। लेकिन अभी मैं इतनी यहां पर कहानी खींचूंगा नहीं। मैंने बोला जी साहब बी ने छुड़ा लिया, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बेचा, इस ट्रांजेक्शन पे जीएसटी नहीं लगा। फिर मिस्टर बी इसको क्या गया, छुड़ाने गया। फॉर एग्जाम्पल तब तक ये जो जहाज था हमारा, ये जहाज बंदरगाह पर पहुंच गया और अब मिस्टर बी इसको छुड़ाने जा रहा है। तो यहां सवाल ये उठता है कि मिस्टर बी जब इसको छुड़ाने जा रहा है, मिस्टर बी जब इन गुड्स को छुड़ाने जा रहा है, तो वैल्यू क्या लेंगे आईजीएसटी लगाने के लिए? द क्वेश्चन इज आईजीएसटी किस वैल्यू पे लगेगा? सर अभी अभी आपने बताया था, सबसे पहले असेसेबल वैल्यू निकालेंगे सेक्शन 14 ऑफ कस्टम्स एक्ट के हिसाब से, उस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाएंगे, उस बेसिक कस्टम ड्यूटी के ऊपर SWS सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगाएंगे, अगर कोई एक्स्ट्रा में एंटी डंपिंग ड्यूटी या फिर कोई प्रोटेक्टिव ड्यूटी वगैरह है तो वो लगाएंगे, और उसके बाद में जो टोटल निकल कर आएगी उस पर आईजीएसटी लगाएंगे। लेकिन यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट है। देखो ये जो मैंने बताया था बिल्कुल सही बताया था, ये नॉर्मल केस में बिल्कुल सही बैठता अगर मिस्टर ए ही गुड्स को छुड़ाने जाता। अगर ओरिजिनल इंपोर्टर मिस्टर ए अंकल जी जो थे हमारे पास, अगर यही छुड़ाने जाते तो यही फॉर्मेट लगता, बिल्कुल यही फॉलो करना था। ये जो मैंने पढ़ाया ना, यही आपको फॉलो करना था अगर मिस्टर ए से छुड़ाने जाते तो। लेकिन मिस्टर ए ने ऐसा नहीं करा, मिस्टर ए ने इस गुड्स को मिस्टर बी को बेच दिया और अब मिस्टर बी छुड़ाने जा रहे हैं, तो इसलिए फॉर्मेट तो यही फॉलो होगा। मिस्टर बी के केस में भी जो फॉर्मेट है वो यही फॉलो होगा, लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट आ जाएगा, और वो ये ट्विस्ट आ जाएगा, और वो ट्विस्ट लॉजिकल ट्विस्ट है। आप खुद भी मुझे बोलोगे हाँ सर बात तो सही है। अब एक बात बताओ, ये फॉर एग्जांपल इसका कस्टम के हिसाब से वैल्यूएशन आता 100 रुपए, कस्टम के हिसाब से इसका वैल्यूएशन है 100 रुपए। लेकिन भैया मिस्टर ए ने ना फायदा उठा लिया, मिस्टर ए ने से लॉस में तो बेचा नहीं होगा, कॉस्ट पे भी नहीं बेचा होगा, प्रॉफिट कमा के ही तो बेचा होगा ना। मिस्टर ए मिस्टर बी को प्रॉफिट कमा के बेच रहा है, और आपको पता है जीएसटी का मतलब ही क्या है, वेट। वेट यानी टैक्स ऑन द वैल्यू एडिशन, टैक्स ऑन दी वैल्यू एडिशन। तो भैया कस्टम के हिसाब से चाहे जो वैल्यू आप निकालो, हम तो कहते हैं कि जो एक्चुअल वैल्यू जिस पर ये भारत में सोल्ड हुआ है भैया वही वैल्यू माना जाएगा। हम तो ये कहते हैं साहब, और गवर्नमेंट भी वही बात मानेगी। क्यों? तो गवर्नमेंट कहेगी यार एक बात आ, मिस्टर ए तू तो छुड़ाने अगर तू छुड़ाने जाता तो हम मानते साहब तूने
आगे वाले बंदे से 90 रुपए में खरीदा होगा, तूने आगे वाले बंदे से 90 रुपए में खरीदा होगा, लेकिन जब तूने भारत में इसे 100 रुपए पे बेच दिया, इंडिया के अंदर तू ऑलरेडी एक ट्रांजेक्शन कर चुका है 100 रुपए का, तो भाई हमको तो 100 रुपए पे चाहिए ना टैक्स, वैल्यू एडिशन पे लेंगे ना हमको। हम तो जो 10 रुपए तूने इसमें प्रॉफिट जोड़कर बेचा है, फॉर एग्जाम्पल बाहर से 90 रुपए में मंगाया, 10 रुपए प्रॉफिट जोड़ के 100 रुपए में बेचा, तो गवर्नमेंट आईजीएसटी कितने पे लगाएगी? 90 पे लगाएगी क्या? द आंसर इज नो। गवर्नमेंट कहेगी साहब अब तो 100 रुपए पे लगाऊंगा मैं, अब तो मुझे एक्चुअल रियल ट्रांजेक्शन वैल्यू मिल गई इसकी, अब मैं उस पर लगाऊंगा। तो ध्यान रखना, आपको देखो क्रक्स तो मैं 1 मिनट में दे सकता हूं, आपको जो फॉर्मूला है वो तो मैं 1 मिनट में पढ़ा दूंगा, लेकिन उसके पीछे का थोड़ा सा लॉजिक समझ लो कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगाना था। तो बात निकल कर आती है, फॉर्मूला क्या निकल के आता है? लास्ट ट्रांजेक्शन वैल्यू। क्या बोला मैंने? लास्ट ट्रांजेक्शन वैल्यू इज द वैल्यू ऑन विच यू हैव टू लेवी द आईजीएसटी इन अ केस ऑफ हाई सी सेल्स। हाई सी सेल्स के केस में देखो स्पेसिफिक केस है, मैंने बोला ना नॉर्मल केस क्या था, जब ओरिजिनल इंपोर्टर ही गुड्स छुड़ाने चला जाता, लेकिन क्योंकि यहां पर मामला थोड़ा सा चेंज हो रहा है, बात हो रही है हाई सी सेल्स की, तो हाई सी सेल्स के अंदर थोड़ा सा फॉर्मूले में भी ट्विस्ट आ जाएगा। हालांकि मैंने हाई सी सेल को बुक के अंदर थोड़ा और डिटेल में समझाया। हाई सी सेल दो तरीके से हो सकती है मेरे दोस्त, बाहर का माल बाहर ही बेच दिया, यानी कि देखो मैं इंडिया में था, मिस्टर ए इंडिया में थे, हाँ जी सर मिस्टर ए इंडिया में थे, ये गुड्स आ रहा है मिस्टर ए के पास, और मिस्टर ए के पास आ रहा है यूएसए से, और मिस्टर ए ने रास्ते में ही शिप का डायरेक्शन बदलकर इस गुड्स को चाइना भिजवा दिया। यानी मिस्टर ए ने माल बेचा, इस बार मिस्टर बी को नहीं बेचा, इंडिया के अंदर नहीं बेचा, इंडिया के बाहर बेच दिया, तो बाहर का माल बाहर ही निकल गया, बाहर का माल बाहर ही निकल गया, इंडिया में एंटर ही नहीं हुआ, और जब इंडिया में एंटर ही नहीं हुआ, जब इंडिया में बिल ऑफ एंट्री फाइल ही नहीं हुई, तो बात ही खत्म हो जाती है, फिर उस पर टैक्स नहीं लगता। इसको बोलते हैं एक तरीके से मर्चेंट ट्रेडिंग आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया मतलब सेकंड कंट्री टू सेकंड कंट्री मर्चेंट ट्रेडिंग जब आप करते हो, जब गुड्स इंडिया में एंटर ही नहीं होता, तो उस केस के अंदर जीएसटी लगता ही नहीं है, मिस्टर ए से आप जीएसटी नहीं ले सकते, क्योंकि गुड्स आपका देश के अंदर एंट्री नहीं हुआ। मिस्टर ए ने मर्चेंट ट्रेडिंग करी, एक देश से खरीद के दूसरे देश में बेच दिया, बाहर के बाहर ही जहाज को घुमा दिया, उसका डायरेक्शन बदल दिया, तो एक तो ये केस है। तो ये केस तो आपका सीधा साधा बाहर चला जाता है, कहां से? शेड्यूल 3 से। आप अगर शेड्यूल 3 आप याद करेंगे, हमने देखा था बहुत डिटेल में, तो वहां पर बताया था कि बाहर के बाहर ट्रांजेक्शन खत्म हो जाएगा, उसको मर्चेंट ट्रेडिंग बोलेंगे, उस पर जीएसटी लगेगा नहीं, वो शेड्यूल 3 से बाहर है वो ट्रांजेक्शन। लेकिन जो दूसरा केस बनता है वो बनता है जहां पर कमेंस तो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में हुआ, लेकिन एंड वो टैक्सेबल टेरिटरी में हो रहा है यानी फाइनल जो गुड्स कंज्यूम हो रहा है वो टैक्सेबल टेरिटरी में हो रहा है, तो उस केस में हमने बोला साहब चेक द डायग्राम बिलो, चेक दी डायग्राम बिलो। ये देखो साहब, ये रहा डायग्राम, और यही डायग्राम मैंने अभी आपको बना के भी दिखाया था कि मिस्टर ए जो था वो ओरिजिनल इंपोर्टर था, मिस्टर बी फाइनल इंपोर्टर था। ये जो ट्रांजेक्शन हुआ, जो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बेचा, ये नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज शेड्यूल 3 से बाहर हो जाता है, और क्योंकि मिस्टर बी फाइनली इसे होम कंजम्पशन के लिए छुड़ा रहा है, तो यहां पर जो फाइनल ट्रांजेक्शन वैल्यू होगा वही असेसेबल वैल्यू मानी जाएगी अंडर सेक्शन नंबर 14 ऑफ द कस्टम्स एक्ट। मेरी बात समझ आती है या नहीं आती है? हाँ जी सर, बात समझ आती है। फाइनल ट्रांजेक्शन वैल्यू क्यों बोला मैंने? क्योंकि मैंने बोला ना गुड्स को कितनी बार भी बेचा जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर ए ने बी को बेच दिया, गुड्स अभी तक पहुंचा नहीं है, ए ने बी को बेच दिया, बी ने सी को बेच दिया, सी ने डी को बेच दिया, डी ने ई को बेच दिया, ई ने एफ को बेच दिया, तो फाइनल ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या होगी पता है? जिस वैल्यू पर ई ने एफ को बेचा है। कम ऑन, हेलो, यस सर, जिस वैल्यू पर ई ने एफ को बेचा है वही वैल्यू बनेगी आपकी फाइनल ट्रांजैक्शन वैल्यू, फाइनल ट्रांजैक्शन वैल्यू, और यही वैल्यू ली जाएगी कस्टम ड्यूटी लगाने के लिए और आईजीएसटी लगाने के लिए। देखो एक एक ट्रांजैक्शन को बहुत डिटेल में यहाँ पर मैंने आपको एनालाइज करके दिया है, ये पॉइंट टू बी नोटेड भी आप एक बार के लिए पढ़ना, हालांकि मैं समझा दूंगा लेकिन आपको पहले पढ़ना है। बोलो हाँ कहना। हाँ जी सर, बात समझ में आ जाती है। और देखो मेरे साथ सब नीचे आओ 2 मिनट, यहाँ पर मैंने आपको एक फाइनल डायग्राम दिया हुआ है, देखो अब ये देख लो तुम, फिर तुम कहते हो ना बुक सर आप अपनी बुक की तारीफ करते हो, ये देख लो तुम, फाइनल चार्ट बना के भी दे दिया यार मैंने तुमको, अलग अलग ट्रांजेक्शन भी एनालाइज करवा दिए, और रिवीजन करने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए मैंने सबको कंबाइन करके एक चार्ट बना के दे दिया। चार्ट है ना, इसको बनाने में टाइम लगता है दोस्त, यही डिफरेंस ये इंस्टीट्यूट की बुक में नहीं है और ये किसी और की बुक में भी नहीं मिलेगा आपको, एंड दैट्स मेक्स द डिफरेंस। आ जाओ मेरे साथ में इधर, क्या बोला मैंने? डायरेक्ट क्लियरेंस, अभी इनडायरेक्ट क्लियरेंस की बात मत करो, 2 मिनट, ये मैंने अभी आपको सिखाया ही नहीं, ये मैंने अभी आपको सिखाया नहीं, अभी डायरेक्ट क्लियरेंस पे आ जाओ। इनडायरेक्ट क्लियरेंस नाम की क्या चीज होती है तुम जानते ही नहीं हो, क्योंकि तुमको पढ़ाया नहीं मैंने। आ जाओ फटाफट से। नॉर्मल केस और हाई सी सेल्स, ठीक है,
हाँ जी सर, ठीक है। नॉर्मल केस में क्या था, जब आपका ओरिजिनल इंपोर्टर मिस्टर ए खुद ही चला जाए गुड्स को छुड़ाने, तो मैंने आपको क्या सिखाया था, जो असेसेबल वैल्यू है, बेसिक कस्टम ड्यूटी जोड़ दो, SWS जोड़ दो, ये जो टोटल निकल कर आएगा इसी पे ही लग जाएगा IGST। ये सिखाया था। हाँ जी सर। फॉर्मूले में क्या चीज चेंज हो गई, देखो। अच्छा, बाहर के बाहर खत्म हो रहा है, आउटसाइड इंडिया बात ही खत्म, GST लगेगा ही नहीं। लास्ट ट्रांजेक्शन वैल्यू कितनी थी, ये पकड़ ले बच्चा, ये पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो, ये पकड़ लो, लास्ट ट्रांजेक्शन वैल्यू, और ये है आपके पास में 100 रुपीज। अब यहां पर मैंने अज्यूम करा है 100 रुपीज ही लास्ट ट्रांजेक्शन वैल्यू, वही वैल्यू जिस पर ए ने, बी ने, बी सी डी ई एफ जी एच, तो जी ने एच को बेचा, वो लास्ट ट्रांजेक्शन वैल्यू थी, जी ने एच को बेचा, वो लास्ट ट्रांजेक्शन वैल्यू थी, तो वो लास्ट ट्रांजेक्शन वैल्यू यहां पर ली जाएगी। फिर वही सेम चीज है, फिर बेसिक कस्टम ड्यूटी उसी पे लगेगा, SWS बेसिक कस्टम ड्यूटी पे लगेगा, और तीनों को जोड़कर जो वैल्यू आ जाएगी वही वैल्यू बन जाएगी आपकी इंटीग्रेटेड टैक्स लेवी करने के लिए। लेकिन ध्यान रखना, यहां शुरुआत ही किससे कर दी मैंने, शुरुआत ही कर दी मैंने लास्ट ट्रांजेक्शन वैल्यू से, शुरुआत ही मैंने वहां से कर दी। यानी यहां पर मुझे वो वैल्यू नहीं लेनी है जिस वैल्यू पर मिस्टर ए ने बाहर से मंगवाया, मुझे वो वैल्यू लेनी है जिस पर मिस्टर जी ने मिस्टर एच को बेचा, फाइनल ट्रांजेक्शन वैल्यू। ना एक ए ने बी को बेचा, मेरे को मतलब नहीं, बी ने सी को, मेरे को मतलब नहीं, सी ने डी को, डी ने ई को, ई ने एफ को, मेरे को मतलब नहीं, एफ ने जी को, मुझे मतलब नहीं है, जी ने एच को। हाँ, फाइनल जो छुड़ा रहा है वो एच छुड़ा रहा है, तो भाई एच ने कितने पे खरीदा था, एच ने जी से कितने पे खरीदा, वही ट्रांजेक्शन वैल्यू, फाइनल ट्रांजेक्शन वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन अंडर कस्टम्स, फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ IGST लेकर लेकर चलेंगे। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तक आपका मामला और बात बिल्कुल समझ आ जाती है। एक काम करो,